हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र पे। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी तबीयत का पूरा पूरा ख्याल रख रहे होंगे। और एग्जाम आने वाले हैं 2023 जो है, इसमें बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं, तो आप पूरी पूरी मेहनत कर रहे होंगे, पूरी आशा है मुझे। और पूरी जान लगा दीजिए इस 2023 में, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, तो 2023 में बहुत सारी भर्तियां आएंगी। तो आपको एक ना एक जॉब आपके हाथ में लेनी ही लेनी है, ठीक है। पूरी मेहनत कर दीजिए 2023 में और जॉब पाके रहिए। जब तक 1 जनवरी 2024 आए ना, तो आपके हाथ में जॉब हो, ऐसी पूरी कोशिश करिए। और आज हम करेंगे, ये जो वीडियो है ये है हमारी करंट अपडेट इवनिंग की 8 फरवरी 2023। बहुत दिन बाद ये वीडियो आ रही है, बहुत दिनों से मेरे को कुछ काम था, इस वजह से ये शाम वाली वीडियो नहीं बन पा रही थी करंट अपडेट्स की। तो आज से अब ये वीडियो शुरू हो गई है, अब ये बना करेगी रोज, ठीक है। जो काम था वो खत्म हो गया है, तो अब ये वीडियो रोज बना करेगी। तो आज डेट क्या है? 8 फरवरी 2023, 8 फरवरी 2023। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली हमारी अपडेट क्या है, पहली हमारी न्यूज क्या है? पहली न्यूज है आपकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च युवा युवा संगम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। क्या है पोर्टल का नाम? युवा संगम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, है ना। तो अगर नाम से समझने की कोशिश करो आप, युवा संगम, है ना। संगम मतलब क्या होता है? एक साथ मिल जाना, संगम उसी को कहते हैं ना, बहुत सारी चीजें एक साथ मिल जाती है तो संगम हो गया, उसको कहते हैं ना संगम। तो युवा जो है, युवा मतलब जो यूथ होती है हमारे यहाँ की, है ना, उसी को युवा कहते हैं हिंदी में। तो उनको उनके मिलाने के लिए, उनका संगम कराने के लिए ये एक पोर्टल है, एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोला गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा खोला गया है। तो अब इस पोर्टल में बेसिकली होगा क्या, ये किस चीज के लिए खोला गया है? ये जो पोर्टल है स्पेशली खोला गया है हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए। नॉर्थ ईस्ट स्टेट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट मतलब कौन सी होती है? अगर मैं आपको मैप पे बना के दिखाऊं ना, तो ठीक है। तो ये वाली जो स्टेट्स हैं ये आपकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, ओके। ये वाली जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे जितनी भी हमारी स्टेट्स आती हैं, ये हमारी सब नॉर्थ ईस्ट स्टेट बोली जाती हैं, ओके। तो यहाँ कौन कौन सी स्टेट आती है आपकी? यहाँ पे आती है आपकी अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आती है पहली। दूसरी आती है आपकी मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, है ना, नागालैंड, मेघालय। ये सब जो स्टेट्स हैं, अगर एक आध किसी का नाम रह गया तो आई एम रियली सॉरी, हालांकि मैंने मेरे हिसाब से सारा बोल दिया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम, हाँ सबका बोल दिया है मैंने मेरे हिसाब से। तो ये जो है, ये सब जो स्टेट्स हैं कौन कौन सी आपकी? पहले आपकी अरुणाचल प्रदेश, दूसरी आपकी नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय एंड एट द एंड असम। मतलब यही सब एम होगा, इसको चेंज कर देता हूँ। मणिपुर, एम ए मणिपुर, मिजोरम, एनजेड मिजोरम, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कौन कौन सी स्टेट, मैंने आपको बता दी आपकी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर एंड अरुणाचल वो असम। तो ये सारी स्टेट्स हैं जो आपकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट बोली जाती हैं। तो जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ना, ये पर्टिकुलरली जो लॉन्च किया गया है, पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, ये जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका है इसके लिए लॉन्च किया गया है। देखिए अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें ना, हम अगर नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट की बात करें, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, देखिए इसमें ना अगर हम मेन लैंड की बात करें, इंडिया की जो मेन लैंड है, मेन लैंड कौन सी है इंडिया की? जो सारा इधर इधर वाला हिस्सा हो गया, नहीं तो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा हो गया अगर भारत का मैप देखोगे। और इसके इधर वाला जितना भी हिस्सा हो गया, जहाँ पे ये बना, जैसे में हम दिल्ली यूपी से आते हैं, वो यूपी से आते हैं तो यूपी आता है, और ऊपर से लेकर नीचे तक जो पूरा हिस्सा है उसको मेन लैंड इंडिया बोलते हैं। ये थोड़ा साइड में हो जाता है, इसलिए इसको जो है मेनलैंड इंडिया नहीं बोलते। वैसे है तो इंडिया का हिस्सा, सबको पता है, लेकिन ये थोड़ा साइड में हो जाता है तो मेनलैंड इंडिया उसको कह देते हैं। जो पूरा एक चंक एक साथ है इंडिया का, उसको मेनलैंड इंडिया कह देते हैं। तो अगर इसका मेनलैंड इंडिया से कंपेयर किया जाए, जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, इसको मेनलैंड इंडिया से कंपेयर किया जाए, ओके, तो क्या होगा? देखिए एक चीज और रहेगी यहाँ पे, सिक्किम, सिक्किम भी तो नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है। तो सिक्किम के लिए इसको ऐसे कर लो। देखिए बेसिकली जब बात करते हैं ना नॉर्थ ईस्ट की, जब नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो यहीं तक ले लेते हैं, है ना। तो सिक्किम भी लेकिन नॉर्थ ईस्ट में आता है, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया यहाँ पे सिक्किम को भी, ओके। तो
क्या है कि अगर हम मेनलैंड इंडिया से कंपेयर करें नॉर्थ ईस्ट को, तो क्या होता है, क्या है कि देखिए नॉर्थ ईस्ट में ना इतना डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है, इतनी प्रोग्रेस, इतनी डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। उसके बहुत सारे रीजन है, उसके बहुत सारे रीजन जिसकी वजह से नहीं है, लेकिन कंपेयर करें अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मेनलैंड इंडिया से, तो बहुत सारी चीजों है डेवलपमेंट नहीं है ना, बहुत कम डेवलपमेंट है एज कंपेयर टू मेनलैंड इंडिया का। अगर हम बात करें, देखिए रीजन क्या क्या हो सकते हैं, हमको रीजन भी पता होने चाहिए, रीजन क्या क्या हो सकते हैं कि ऐसा स्लो डेवलपमेंट वहां पे क्यों है, कम डेवलपमेंट वहां पे क्यों है। तो देखो जैसे मैं बात करूं आपको, एक तो ये जो पूरा इलाका है ना, ये फॉरेस्ट वाला इलाका है, जंगल है, इसमें बहुत सारे पहाड़ हैं और जंगल है बहुत सारे, है ना, पेड़ पौधे बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो इस वजह से भी थोड़ा डेवलपमेंट में थोड़ा इशू होता है, पहाड़ है इतने बड़े बड़े, उसकी वजह से भी इशू होता है। फिर और मैं बात करूं आपकी, तो बहुत सारी नेचुरल चीजें होती हैं, उसकी वजह से भी इसमें दिक्कत आती है। नेचुरल चीजें जो प्राकृतिक वाली चीजें होती हैं, उनकी वजह से भी दिक्कत आती है। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ से एक नदी बहती है ना, ऐसे करके एक नदी बहती है यहाँ से, वो नदी कौन सी बहती है, इस नदी का क्या नाम है, इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। मैं चेंज कर देता हूं, दूसरे मार्कर से बना देता हूं, एक मिनट रुक जाइए। तो ये आपकी एक नदी बहती है, ठीक है, एग्जैक्ट ट्रेजेक्टरी नहीं होगी नदी की, थोड़ी बहुत इधर उधर हो गई होगी, बट बहती यहीं से है, तो मैंने बना दिया फिलहाल आपके लिए। ओके, मैं आपको बिल्कुल साफ कर देते हैं, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बाद में भी देखो, वरना तो ये मैंने मार्कर 2-3 बार यूज कर लिए एक जैसे ही, तो उसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये नदी है ना, ये पूरी आपकी नदी है, ये जो ग्रीन कलर से मार्कर से हो रही है, जो ब्लू कलर के मार्कर से हो रही है, और जो रेड वाला, जो ये ब्लैक वाला एरिया मैंने कवर किया, इसका क्या मतलब है, ये नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा मैं बता रहा हूँ। तो ये जो नदी है, इस नदी का नाम क्या है, ये जो नदी है इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ये जो नदी है आपकी, ये है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन सी है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है। और इसको क्या बोला जाता है, इसको देखिए बोला जाता है द सौरो ऑफ आसाम। सौरो ऑफ आसाम, सौरो का मतलब क्या होता है हिंदी में, दुखद भरी जो चीजें होती है उनको सौरो बोलते हैं, ठीक है, जो दुखद भरी चीजें होती है उनको सौरो बोलते हैं। तो इसको सौरो क्यों बोलते हैं, इसको ऐसी क्या दुख देता है आसाम को जो इसको सौरो बोलते हैं। देखिए इसको इसलिए सौरो ऑफ आसाम बोलते हैं, आसाम को क्या दुख देता है कि हर साल ऐसा होता ही होता है कि ये नदी देखिए आसाम से होकर जा रही है, तो हर साल ऐसा होता ही होता है, यहाँ पे और जो इलाके हैं, और बेसिकली जो आसाम है, बेसिकली जो आसाम है, ये वहां पे नदी बाढ़ लेके आती है ना। हर एक समय पूरे साल में एक बार ऐसा जरूर होता है, बारिश वगैरह जब बहुत ज्यादा होती है, तो क्या होता है कि इस ब्रह्मपुत्र का जो पानी है ना, बहुत ज्यादा इसमें पानी में आ जाता है, उफान पे एकदम आ जाता है, और जो आसाम वाला इलाका है वहां पे फिर बाढ़ आती है ना, आसाम पे फिर बाढ़ आती है, क्योंकि देखिए ये जो नदी है, ये काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसके बीच में से होकर निकल रही है, तो वहां पे भी बहुत सारी, जो वहां पे काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है बहुत ज्यादा वो हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, पूरे आसाम में बहुत ज्यादा बाढ़ लाती है ये नदी। इस वजह से इसको सौरो ऑफ आसाम बोलते हैं, क्योंकि जब बाढ़ आएगी तो बहुत सारी दुखद चीजें होती हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, बहुत सारे जो है लोग बेघर हो जाते हैं, सब चीजें होती है, खाने को नहीं मिल पाता लोगों को समय से, है ना, तो इस वजह से इसको ये दुखद भरी घटनाएं होती है, इसी वजह से इसको सौरो ऑफ क्या कहते हैं, सौरो ऑफ कहते हैं इसको आसाम, है ना। जैसे एक है सौरव बिहार, सौरव बिहार कौन सी नदी है ना, ऐसी कौन सी नदी है जो बिहार को दुख देती है, कोसी नदी, है ना। उसी तरह ये जो नदी है आपकी, इसको ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं, सौरव ऑफ आसाम, है ना। तो जब ये नदी बाढ़ पे आती है, तो मान लीजिए थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई, घर बार बने, बिल्डिंग बनी, बाढ़ आई, बाढ़ की वजह से सब बह गए, है ना, लोगों को फिर बाढ़ के बाद फिर दोबारा से उसको बनाना पड़ेगा, लोगों को बेघर हो जाते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो सब हो जाती हैं। तो एक तो नेचुरल कैलिमिटी हो गई, है ना, नेचुरल कैलिमिटी हो गई ना, ये नेचर की वजह से, पर्यावरण की वजह से हुआ है ना ये, तो एक ये परेशानी हो गई। और परेशानी क्या होगी, देखिए ये जो है बहुत ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया भी है। अर्थक्वेक प्रोन एरिया मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया बहुत सारे पहाड़ वगैरह हैं यहाँ पे, है ना, इस वाले इलाके में बहुत सारे पहाड़ वगैरह हैं, तो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा भूकंप भी आता है। अर्थक्वेक प्रोन एरिया मतलब, अर्थक्वेक मतलब आपका भूकंप, और प्रोन मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा, जिस एरिया में बहुत ज्यादा जो है आपका जो आपका भूकंप है वो आते हैं, तो इस वाले एरिया में बहुत ज्यादा भूकंप भी आते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया में। उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से क्या है कि ये जो एरिया है इसमें डेवलपमेंट की वजह से कुछ पीछे हो गया, ये इसकी कुछ नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, मतलब जो नेचर के द्वारा ऐसी कोई परेशानी इसकी यहाँ पे आती है, ऐसी परेशानी की वजह से ये हो रहा है, ठीक है, ऐसी परेशानी की वजह से पीछे रह जाता है डेवलपमेंट में। तो ये तो हो गई नेचर के द्वारा। फिर जो मैन मेड है, मैन मेड मतलब जो लोगों के द्वारा हो रही है, लोगों के द्वारा हो रही है ऐसी जो चीजें हैं कुछ, जिसकी वजह से ये पीछे हो जा रहा है। लोगों के द्वारा क्या हो सकता है, देखिए बहुत सारे ना, ये जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है, अब तो ना के बराबर ही रह गए, लेकिन बहुत लंबे समय से यहाँ पे बहुत सारे इंसर्जेंसी ग्रुप रहते हैं, है ना। इंसर्जेंसी ग्रुप मतलब ऐसे ग्रुप जो होते हैं, जो मिलिटेंट्स होते हैं, जो लड़ते हैं, है ना, ऐसे लड़ते हैं कि हमारा जो हिस्सा इसको अलग कर दो। जैसे एक का नाम बताऊं मैं, एक है आपका
नागा ग्रुप कहाँ का है? नागा ग्रुप है जो नागालैंड, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे पड़ता है नागालैंड, यहाँ ऊपर अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड। तो नागालैंड जो है ना, वहां पे एक ग्रुप है जिसका नाम है नागा ग्रुप। तो नागा ग्रुप बहुत सालों से जो इंडियन आर्मी है, इंडियन गवर्नमेंट है, उनसे लड़ रहा है कि हमको एक अलग देश चाहिए जिसका नाम नागालैंड होगा, है ना। वो बहुत दिनों से लड़ रहा है। और भी बहुत सारे जो ये बहुत सारी स्टेट्स है, वहां पे अलग अलग ट्राइब्स रहते हैं ना, ट्राइब्स ग्रुप रहते हैं। यहाँ पे एक पॉइंटर मैंने छोड़ दिया कि यहाँ पे जो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में ट्राइब्स रहते हैं, जो ट्राइब्स की पॉपुलेशन है। ट्राइब्स मतलब क्या होता है? अनुसूचित जनजाति होता है ना, जैसे ये होता है हमारे पास, ये होती है ना कैटेगरी SC ST। तो ये ST वाली जो कैटेगरी होती है, ये कौन सी? SC मतलब तो बहुजन होते हैं। ST मतलब क्या होता है? ST मतलब होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, है ना, अनुसूचित जनजाति, है ना, तो जंगल वगैरह में रहते हैं ऐसे जो लोग होते हैं। तो यहाँ पे वो बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में ऐसी जो है वो पाई जाती है। ऐसी जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में, ऐसे लोग जो है, ऐसे ग्रुप जो है बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में पाए जाते हैं। तो उसकी वजह से भी क्या है कि गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट को इनको बहुत सारे कंसेशन देने पड़ते हैं। इनकी जो धरती है अपनी धरती के लिए बोलते हैं, क्योंकि इनका कल्चर भी तो प्रोटेक्ट करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इनका कल्चर प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे अमाउंट में बहुत सारा जो ह्यूज पॉपुलेशन इनकी होती नहीं है, छोटे छोटे ग्रुप में होते हैं। तो इनका कल्चर खत्म ना हो जाए, इनकी भाषा खत्म ना हो जाए, इनके फेस्टिवल्स खत्म ना हो जाए। तो इस वजह से क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनको बहुत सारे कंसेशन देने पड़ते हैं। इनको बहुत सारे स्पेशल हमारे यहाँ के आर्टिकल है, उनके अंदर शेड्यूल्स हैं, आर्टिकल है बहुत सारे, उनमें डालना पड़ता है। जैसे 370 तो हमने पढ़ लिया, 370 हम पढ़ते हैं कहां के लिए था? जो अब हट गया है। 370 कहां के लिए था? जम्मू एंड कश्मीर के लिए। उसी में 371 371 कहां के लिए? 371 यहाँ वाली स्टेटों के लिए, ठीक है। 371 72 यहाँ वाली स्टेटों के लिए, ठीक है। हालांकि जो 370 था वो जो उसका जो एरिया था वो बहुत बड़ा था, वो बहुत सारी ऐसी चीजों को करता था जो इंडिया में अगर आप किसी कंट्री का मेंबर हो तो नहीं होना चाहिए। इसलिए जो है आपका 370 को कश्मीर से हटाने की बात थी। ये ऐसी कोई वो नहीं करता है ना, ऐसा कोई इसमें लॉ नहीं है कि जिससे लगे कि ये हिस्सा ही नहीं है भारत का। हाँ, लेकिन इसमें बहुत सारी कंसेशन इनको मिलती है। जैसे इनको एक स्पेशली लैंड दी गई है कि आप इस धरती पर रह सकते हो, अपना जो कल्चर है इस धरती पर आराम से चला सकते हो। तो ऐसे करके, जैसे बोडोलैंड है ना, एक बोडोलैंड क्राइसिस हुआ था अभी बहुत काफी दिन हो गए। अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको सॉल्व भी कर लिया है। बोडोलैंड क्राइसिस जो हुआ था, उसमें क्या था? एक बोडो कम्युनिटी थी, एक बोडो ट्राइब था, वो जो है अपने लिए धरती की मांग कर रहे थे, है ना। तो उन्होंने जब धरती की मांग करी तो बहुत सारे फिर उनके यहाँ इंसर्जेंसी ग्रुप भी बन गए बोडो के, तो बहुत ज्यादा आर्मी से लड़ाई हुई। उसके बाद अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है, जो आपका न्यूट्रलाइज मतलब खत्म कर दिया है। और अब जो है बोडोलैंड नाम से जो बोडो पीपल थे, जो बोडो लोग थे, ट्राइब की बोडो, उसको जो है बोडोलैंड नाम से उनको एक जमीन दे दी है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। जो मांग कर रहे थे गवर्नमेंट और उनके बीच में जो है नेगोशिएशन हुई, बोडो पीपल जो थे, बोडो ट्राइब जो था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, और उसके बाद उनको बोडोलैंड नाम से जमीन दे दी है ताकि वो आराम से रह सके और अपने कल्चर को ठीक से कर सके। ओके, तो ये सब जो, क्योंकि ये लोग ट्राइब्स ग्रुप है, गवर्नमेंट इनका कल्चर भी बचाना चाहती है, इनका जो पूरी लैंग्वेज वगैरह जो भी पूरा कल्चर इनका हो गया उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहती है। इस वजह से गवर्नमेंट क्या करती है? क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट इनके जो कल्चर है क्यों प्रोटेक्ट करना चाहती है, ये भी समझने वाली बात है। देखिए, इंडिया को पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे ना, तो क्या बोला जाता है? और इंडिया कंट्री को क्या बोला जाता है? इंडिया को बोला जाता है एक डाइवर्स कंट्री। डाइवर्स मतलब जिसमें हर तरह की चीज होगी, है ना। अगर मैं इंडिया की आपसे बात करूं, हर रिलीजन इंडिया में मिलेगा, हर धर्म मिलेगा इंडिया में। देखिए, हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, मुस्लिम धर्म भी होगा, क्रिश्चियन भी होंगे, ज्यूस भी होंगे और जोरेस्ट्रियन भी होंगे। कोई भी धर्म आप बोल दीजिए, कोई हर धर्म जो है भारत में मिलेगा ही मिलेगा। और भारत एक ऐसी कंट्री है पूरी दुनिया में जिसने आज तक किसी भी धर्म के लोगों को परेशान भी नहीं किया है, ठीक है। पूरे सब धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। तो ये एक डाइवर्सिटी हो गई। फिर दूसरी डाइवर्सिटी का आपका एग्जांपल दूं, आप नॉर्थ से साउथ तक चले जाओ, है ना, हर 10-15 किलोमीटर पे आपको भारत की कुजीन चेंज भी मिल जाएगी, है ना। मतलब खाने जो होगा वो चेंज हुआ मिल जाएगा, है ना, बहुत सारी चीजें। देखिए, हमारी कंट्री में 85% तक हिंदुइज्म वाले लोग रहते हैं, जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है, जो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, 85% तक लोग रहते हैं वो, है ना। लेकिन ये 85% भी बहुत सारे अलग अलग चीजों को फॉलो करते हैं। जैसे नॉर्थ के जो हिंदूज होंगे वो अलग चीजों को फॉलो करेंगे, साउथ के हिंदूज अलग तरीके से कल्चर को फॉलो करते हैं। फेस्टिवल सब एक जैसा बनाते हैं लेकिन कल्चर को अलग तरीके से रखते हैं अपने को। ईस्ट में चले जाओ, वेस्ट में चले जाओ, कहीं भी आप चले जाओ, अलग अलग तरीके से जो अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। ये भी एक डाइवर्सिटी का पार्ट है। इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस पाई जाती हैं। अगर खाली ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करूं ना, तो इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज की हुई है कि ये तो ऑफिशियल लैंग्वेज है ही। और छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज है जो ये रिकॉग्नाइज नहीं की जाती। पता है, अगर इंडिया में एक बार सर्वे हुआ तो पता चला 1600 के आसपास जो है लैंग्वेज है भारत में, जो अलग अलग जगहों पे बोली जाती है। छोटे छोटे ट्राइब्स होते हैं, इनकी अलग अलग लैंग्वेज होती है, अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं। ये तो 22 वो हैं जो बहुत ज्यादा इंडिया में बोली जाती है। एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन जिनको बोलती है ना, एक
अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को क्या बोलेंगे, तत्का, तत्का बोलते हैं शायद, आई एम नॉट श्योर शायद, है ना। जब ये समझ लिया एक पॉपुलेशन जो कि मतलब कुछ ऐसे लोग होंगे जिसको बोल सकते हैं कि हाँ जी ये लैंग्वेज जो है ये लोग बोलते हैं, ये कुछ अमाउंट ऑफ लोग बोलते हैं उस लैंग्वेज को, इसलिए उसको ऑफिशियल लैंग्वेज में रख दिया जाता है ना। जिसके बोलने वाले कम है उनको ऑफिशियल लैंग्वेज में नहीं रखा जाता है, क्योंकि 1600 लैंग्वेज जिसको तो नहीं रख सकते आप कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आप इसे ही समझिए कि जो लैंग्वेजेस है, इतनी सारी हमारे यहाँ लैंग्वेजेस है, इतने सारे हमारे कल्चर है, इतने सारे हमारे धर्म है ना, सब तरह के धर्म मिल जाएंगे, खाने इतनी तरह के हैं, है ना, कपड़े जो पहना हुआ होता है इतनी तरह का, सब तरह का आपको हमारे यहाँ मिल जाएगा। तो इतनी सारी डाइवर्स चीज है ना हमारे यहाँ। तो ये जो कल्चर है, ये जो ट्राइब्स का कल्चर है, ये जो ट्राइब्स है अलग अलग मिलती है हमारे पूरे देश में, कहीं भी मिलती है, इनको क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहती कि इंडिया की डाइवर्सिटी जो है वो कम हो, है ना, डाइवर्सिटी इंडिया की कम हो। इस वजह से ये जो जितने भी ट्राइब लोग होते हैं, हमारे ट्राइबल लोग जितने भी होते हैं ना, और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके जो ट्राइब्स होते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले स्पेशली क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो ट्राइब्स लोग ही पाए जाते हैं ना, और जगह और स्टेट्स में बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम पाए जाते हैं यहीं पे पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो इनका कल्चर बचा रहे इसलिए इनको स्पेशल प्रेफरेंसेस दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, तो इस वजह से भी इनका जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा पीछे रह रहा है ना। तो ये सब चीजें हैं, है ना। इंसर्जेंसी मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको जो नेचुरल कैलेमिटीज है वो बता दी, फिर मैंने आपको इनकी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसकी वजह से बता दिया। और मैं आपको बताऊं, हाँ एक पॉइंट और, चाइना का इन्फिल्ट्रेशन, है ना। चाइना जो है वो भी समय समय पे यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन करता रहता है जो बॉर्डर के आसपास की जगह है ना। देखिए इंडिया 2017 में यहाँ सिक्किम के पास किया था, या डोकलाम जो जगह यहाँ पे किया था, है ना, 2017 में जो आपका डोकलाम जगह है, डोकलाम जगह तो आती है भूटान में, लेकिन बिल्कुल ट्राई जंक्शन पॉइंट है। ट्राई जंक्शन पॉइंट क्या होता है, जहां पे तीन चीज मिले उसको ट्राई जंक्शन पॉइंट बोलेंगे, जहां पे तीन, एक दो और तीन चीज मिली यहाँ पे, उसको ट्राई जंक्शन बोलते हैं। तो ये जो डोकलाम है ना, यहाँ पे इधर से तो भूटान मिलता है, इधर से इंडिया मिलता है, और ऊपर से चाइना का बॉर्डर मिलता है। तो ये जो जगह है, इस जगह को चाइना क्या था, कब्जाना चाहता था, हालांकि आता भूटान के अंदर है। इस जगह को कब्जाना चाहता था चाइना, तो ऐसे भी चाइना करता रहता है यहाँ पे सिक्किम के पास। फिर अरुणाचल प्रदेश में तो अभी थोड़े दिन पहले की बात है, इसने इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करी थी। तो चाइना जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन भी करता है उसकी वजह से भी। तो ये कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से जो है इसकी डेवलपमेंट पीछे रह गई है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो आपका पोर्टल है, इसके थ्रू क्या करना चाहता है, इसके थ्रू जो यहाँ का यूथ है ना, क्योंकि देखिए जो लोग पहले से हैं वो तो है ही, जो लोग पहले से हैं वो तो है ही, उनके लिए जो काम हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। लेकिन फ्यूचर कौन है, फ्यूचर है जो आने वाला यूथ है, जो आने वाले लोग हैं, है ना, आप लोग हो, है ना, जो आप लोग हो वही तो यूथ है, वही तो आगे जाके देश को चलाएगा। तो जो इस एरिया का नॉर्थ ईस्ट का जो यूथ है ना, जो नॉर्थ ईस्ट इलाके का यूथ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको मिलाना, उससे मिलके, उससे बात करके, उस मतलब इस पोर्टल के थ्रू वो लोग अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको बहुत सारे कंसेशन देगी, बहुत सारी जो है सब्सिडीज देगी, ताकि वो अलग अलग जगह पूरे भारत में घूम सके, अलग अलग जगह रह सके, अलग अलग जगह पढ़ सके। कोई भी उनको फैसिलिटी चाहिए, स्पोर्ट्स खेलना है या कुछ और करना है, कहीं भी जॉब करनी है, कहीं भी पढ़ना है किसी भी कॉलेज में, वो आराम से कर सके। उससे क्या होगा, उनका कल्चर होगा, वो जहां पर जाके और रहेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा कोई कल्चर है, मैं अपने यहाँ पे कोई चीज फॉलो करता हूँ, मैं कहीं और जाके रहूंगा किसी और स्टेट में, किसी और जगह पे, तो वहां पे जाकर उन लोगों को पता चलेगा कि अच्छा ऐसे भी होता है, उनके कल्चर में ऐसा होता है। फिर मैं उनके कल्चर के बारे में थोड़ा सीखूंगा, बहुत सारी बातें मैं उनको सिखाऊंगा, बहुत सारी बातें वो मुझे सिखाएंगे, है ना, ऐसे होता है ना। तो ऐसे ही जब नॉर्थ ईस्ट के बच्चे आएंगे इधर मेनलैंड में, तो यहाँ की चीजें सीखेंगे, वहां की चीजें जो है नॉर्थ ईस्ट की चीजें यहाँ के लोगों को भी सिखाएंगे, और यहाँ की चीजें खुद भी सीखेंगे, और जब सीखेंगे और वापस जाएंगे तो वहां के लोगों को भी बताएंगे। और जब यूथ पढ़ा लिखा होगा, बच्चा पढ़ा लिखा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा जॉब करेगा। जब जॉब करेगा तो जब देखिए अगर किसी भी इलाके को डेवलप करना है, देखिए ये तो होता ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो बनाएगी गवर्नमेंट, ये तो होता ही होता है, ये तो होगा ही। लेकिन जो वहां के लोग हैं ना, जो वहां के लोग हैं, उनको भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। जब भी जो है एक समाज जो है सभ्य समाज बनता है। सभ्य समाज मतलब पढ़ा लिखा अच्छा समाज जो होता है वो बनता है। उसके लिए जो है लोगों को पढ़ा हुआ होना चाहिए, है ना। तो पढ़ा होना क्योंकि देखिए बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। जब आपके पास नॉलेज होगी ना, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, और आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप बहुत सारी चीजें नहीं समझ सकते हो, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जब यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे तो ये जो एरिया है अपने आप एक सभ्य समाज में आएगा, और अपने आप जो है धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे समझेगा, और हमारे जो देश के साथ और ज्यादा लिंक होगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे बहुत सारे काम कर सकती है, और यहाँ ये जो एरिया इसको डेवलप भी कर सकती है। और जो लोग पढ़ के यहाँ पे जाएंगे वो भी डेवलपमेंट का काम में मदद कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। वो फिर जब अलग अलग पोस्ट पे बैठेंगे, अलग अलग जॉब पाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या कहीं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, वो जो है वहां से मदद कर सकते हैं अपनी इस एरिया की, इस एरिया को प्रमोट कर सकते हैं। अलग अलग जगह पे जाके, अलग अलग कंपनीज में जाके, कहीं इंडिया में किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अंदर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, या कहीं बाहर विदेश में जाकर काम कर रहे हैं, जो इनका ये जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, उसको जो प्रमोट कर सकते हैं। तो
इसी वजह से ताकि उन लोगों के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिंक हो सके, जो भी यूथ है वहां का, जो भी बच्चे हैं वहां के नॉर्थ ईस्ट के, और उनको जो है इंडिया में जगह जगह जाके वो जा सके, या इंडिया से बाहर भी जाना चाहते हैं तो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडीज, कंसेशन वगैरह प्रोवाइड कराएगी, उनकी मदद करेगी, और वो जो है आराम से रह सके, सब कल्चर सीख सके, अपना कल्चर सब कुछ सिखा सके, पढ़ सके, लिख सके, और ये सब जो काम है कर सके। इस वजह से इसी जो ये आपको पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? सेकंड न्यूज है आपकी, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड इंडिया एनर्जी वीक 2023 इन बेंगलोर। तो बेंगलोर कहाँ आता है आपका? बेंगलोर कौन सी जगह है? बेंगलोर है आपकी कर्नाटका की राजधानी, जो आपकी कर्नाटका स्टेट है, वहां की जो कैपिटल है, कर्नाटका राज्य है, वहां की जो कैपिटल है, वहां का जो कैपिटल है वो कौन सी है आपकी? बेंगलोर। ठीक है, राजधानी क्या है? बेंगलोर, कर्नाटका की। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब पीएम मोदी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात होगी ना, इंडिया ने लॉन्च किया, मतलब पीएम मोदी ने क्या इनॉग्रेट किया? इनॉग्रेट का मतलब क्या होता है? इनॉग्रेट को हिंदी में क्या कहते हैं? उद्घाटन करना। उद्घाटन किया किस चीज का? इंडिया एनर्जी वीक 2023 इन बेंगलोर। बेंगलोर में इंडिया एनर्जी वीक 2023 की जो है उसका इनॉग्रेशन हुआ है। अब देखिए इंडिया एनर्जी वीक क्या है, इंडिया एनर्जी वीक क्या है? देखिए इसमें अगर इसको समझना चाहें, इंडिया देश का नाम है, वीक मतलब हफ्ता होता है हिंदी में, वीक को हफ्ता कहते हैं। एनर्जी, तो ये किसके ऊपर काम करेगा? एनर्जी के ऊपर फोकस करेगा। देखिए जब भी मैं आपको न्यूज पढ़ाता हूँ, जो भी करंट अपडेट्स पढ़ाता हूँ, सुबह की वीडियो, शाम की वीडियो, एक ना एक न्यूज हर वीडियो में ऐसी होती है जो एनर्जी से रिलेटेड होगी, है ना। तो इस बात से आप ये तो समझ लीजिए कि एनर्जी तो हर चीज में आनी आनी है। एनर्जी मतलब ऊर्जा, वो किसी भी चीज की ऊर्जा हो सकती है, चाहे वो बिजली वाली ऊर्जा हो सकती है, चाहे वो गाड़ी वाली वगैरह चलाने वाली ऊर्जा हो सकती है, चाहे वो पेट्रोल के द्वारा बनी हुई ऊर्जा हो सकती है, पेट्रोल के द्वारा ऊर्जा होगी जब तो गाड़ी चलेगी हमारी, डीजल के द्वारा हो, चाहे वो किसी और चीज के द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा हो, चाहे कोल के द्वारा हो, कोयला जो होता है उसके द्वारा हो, चाहे अपने न्यूक्लियर पावर्ड हो, कैसी भी हो, है ना। ऊर्जा, ये ऊर्जा आपको हर जगह मिलेगी, है ना। और ये ऊर्जा क्यों होती है हर जगह? देखिए किसी भी चीज को चलना है ऊर्जा तो चाहिए। जैसे अभी मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अब ये टेक्नोलॉजी चल रही है हमारी, है ना, इसको मैंने चार्ज किया हुआ, वो भी ऊर्जा है। जो इसमें करंट बन रहा है उसी की वजह से बैटरी करंट बना रही है, उसकी वजह से फोन चल रहा है, वो भी ऊर्जा है। लाइट सारे में जल रही है, ये भी एक ऊर्जा का काम है, ये भी ऊर्जा का काम है। यहाँ घड़ी टंग रही है, वो भी एक जो सेल है उसमें बिजली बनती है, उसमें विद्युत सेल होता है, उसकी वजह से चल रही है, वो भी एक ऊर्जा है। तो ये सब चीज ऊर्जा है ना। हम पूरी ऊर्जाओं से घिरे हुए हैं ना। अगर हम ध्यान से देखें अपने आप को तो हर जगह कोई ना कोई ऊर्जा, हर जगह कोई ना कोई हीट, एनर्जी, कुछ ना कुछ होगा। तो ये जो है इस वजह से जो है एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम देश के पर्सपेक्टिव में बोले, ये तो मैंने आपकी नॉर्मल लाइफ के पर्सपेक्टिव में बता दिया। अगर देश को प्रोग्रेस करना है, देखिए देश का किसी का काम क्या है कि अपने जो सदस्य, अपने जो नागरिक हैं उनको अच्छे से अच्छा सब कुछ मिल सके, है ना, और देश जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस कर सके, और जो बाहर के देश है उनके सामने अपने आप को एक ऊंचा करके खड़ा कर सके, अपने आप को एक ऊंचा पद के साथ में खड़ा कर सके। अब इस सब के लिए क्या होगा? अगर मान लो आपको अपना बिजनेस बहुत अच्छा करना है, अपना अच्छा ट्रेड करना है, यही जब तो जीडीपी स्ट्रांग होगी, जब आपके लोगों के पास जॉब होगी, खाने को रोटी होगी, कपड़ा होगा, मकान होगा, और जो आपके जितने भी बिजनेस अच्छे से चल रहे होंगे, आप अच्छे से ट्रेडिंग कर पा रहे होगे, एक्सपोर्ट कर पा रहे होगे, उससे पैसे कमाओगे, ये सब तो होगा। लेकिन यही सब चीज जो है आपको कैसे होंगी? अगर आपको मान लीजिए कोई ट्रेडिंग करनी है, उसके लिए अगर मान लो किसी और देश को ट्रेडिंग करनी है आपको, तो मान लो अगर आप बाय रोड जा रहे हो, बाय रोड क्या ट्रक वगैरह से जाओगे, है ना, बाय रेलवे जा सकते हो, या बाय शिप जा सकते हो, या फिर बाय एरोप्लेन जा सकते हो। ये सब चलेंगी किससे? ये सब चीज चलेंगी किससे? चलेंगी इनके लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, पेट्रोल डीजल या जो भी इनका फ्यूल होता है चाहिए, जो भी इनकी एनर्जी हो वो इनको चाहिए, जो भी तो चलेगी। अगर विद इन इंडिया की बात करूं, विद इन इंडिया भी किसी भी चीज से कर सकते हैं हम, जो ट्रेडिंग करते हैं किसी भी चीज से कर सकते हैं ना। ये एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना, उसी से तो पूरा ट्रेडिंग चलती है हमारी, है ना। मान लीजिए एक फैक्ट्री है, उसमें कुछ सामान बनना है ना, तो सामान बनने के लिए पहले अलग अलग जगह से छोटे छोटे सामान है जिनसे मिलकर वो सामान बनेगा, वो भी तो सामान चाहिए, जो उसका कच्चा माल होगा, जिसको रॉ मटेरियल होगा। ये कैसे होगा? कोई चीज वहां पे आएगी, वहां पे लाइटिंग की भी जरूरत होगी, जो सामान बन रहा होगा उसमें बहुत सारी मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी एक ऐसी चीज है ना कि आप इससे हट नहीं सकते पीछे। अगर आपको आगे बढ़ना तो सब कुछ खत्म कर दो, एनर्जी खत्म कर दो, और ऐसे रहो जैसे आदि मानव रहते थे। हाँ, ऐसे रहो जैसे अर्ली पीपल्स रहते थे ना, आदि मानव रहते थे, ऐसे रहो। अर्ली मैन रहते थे, अर्ली पीपल बोल रहे, अर्ली मैन जैसे वो रहते थे, ऐसे रहो फिर, है ना। तो अगर आपको डेवलप करना है तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अब यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है आजकल? आजकल एनर्जी की बात तो हमेशा से ही होती है ना, जब से मॉडर्न वर्ल्ड शुरू हुआ है एनर्जी की बात तो हमेशा से ही होती है। लेकिन अब एनर्जी का एक और सेक्टर निकल के आया। क्या सेक्टर? ग्रीन एनर्जी सेक्टर, है ना, ग्रीन एनर्जी सेक्टर। अभी ग्रीन एनर्जी सेक्टर क्या है?
देखिए ग्रीन अगर कहीं किसी चीज के आगे लगा है ना, इसका मतलब समझ लीजिए ये पर्यावरण के लिए होगा, इको फ्रेंडली होगा। इको फ्रेंडली मतलब जो पर्यावरण के दोस्त की तरह काम करेगा। पर्यावरण का दोस्त कौन होगा? हमारा कोई दोस्त है, हमारा ऐसे ही तो दोस्त होगा जो हमको नुकसान ना पहुंचाए। उसी तरह ऐसी कोई भी एनर्जी या कोई भी ऐसी चीज जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, जो एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, वो होती है आपकी ग्रीन या क्लीन। क्लीन भी बोल सकते हो, ग्रीन भी बोल सकते हो। बेसिकली यहाँ ग्रीन की मैं बात करूं तो ग्रीन बोल देता हूं, जैसे क्लीन ग्रीन एक ही बात होता है, ठीक है। क्लीन किस चीज से? जो भी हार्मफुल चीजें होती है, जो भी हानिकारक गैस वगैरह कुछ भी चीज होती है जो एनवायरमेंट को खराब करेंगी, उस सब वो सब चीज उसमें नहीं होगी, तो उसको क्लीन बोल दो। ग्रीन का मतलब भी यही होता है जो पर्यावरण से जैसे, क्योंकि जो हमारा पर्यावरण है, पेड़ पौधे, इनका रंग कैसा होता है? ग्रीन होता है, हरा रंग होता है ना, तो उसको इसीलिए ग्रीन एनर्जी बोल देते हैं, ठीक है। तो आजकल एक ग्रीन एनर्जी की बहुत बात हो रही है। देखिए अगर पुराने समय से बात करते हैं तो हम जो है पेट्रोल का तो भी इस्तेमाल करते हैं, डीजल का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बिजली बनाने के लिए हमारे यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में, हमारे देश में ह्यूज अमाउंट में कोयले का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये सब जो चीजें होती है ना, इन सब चीजों से क्या होता है, बहुत सारी हार्मफुल गैसेज निकलती है ना, बहुत सारी हानिकारक गैसेज निकलती हैं। जैसे सबसे जो प्रोमिनेंट है, इसमें सबसे ज्यादा जो पाई जाती है, जो हर चीज में निकलती है, वो है आपकी CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो ये क्या होती है, पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। CO2 या और भी कोई बहुत सारी जो नोबल गैसेज निकलती है, और बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज, सॉरी ग्रीन हाउस गैसेज जो और सारी निकलती है, ये सारी जो होती है, ये जो है पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। और जब ये पेट्रोल, देखिए पेट्रोल को अगर पेट्रोल जैसे हमने गाड़ी में डाल दिया, तो ऊर्जा कैसे निकालेगा? ऊर्जा होगी, उसी से तो गाड़ी चलती है ना, तो ऊर्जा कैसे निकालेगा? वो पहले जलेगा, और जलने से जो ऊर्जा निकलेगी उसकी मदद से गाड़ी हमारी चलेगी, है ना। ऐसा ही होता है, किसी भी चीज को कुछ भी करना है तो ऊर्जा जो है, पहले जो भी चीज होगी जलेगी, उससे ऊर्जा निकलेगी, और जब वो चलेगी, समझ रहे आप। देखिए ऊर्जा की मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आप आग लगा लो कहीं पे, है ना, कोई लकड़ी है उसमें आग लगा लो, तो क्या होगा? आप आग से गांव में तापते हैं ना, अब पता नहीं आपके यहाँ पे क्या बोलते होंगे, हमारे यहाँ पे तापना बोलते हैं। तापना मतलब जो आग जला देते हैं सर्दियों में, और उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं, ऐसे ऐसे हाथों को सेकते हैं। सेकना बोल सकते हो, सेकना भी बहुत जगह बोलते हैं, हमारे यहाँ तापना बोलते हैं उसको। तो उसको वो करते हैं ना, वो कैसे होता है? क्योंकि आग तो वहां जल रही है, अब हम आग के अंदर तो बैठेंगे, और आग के अंदर बैठ भी जाएंगे हम तो भी हम जलेंगे, क्यों? क्योंकि उसके अंदर से ऊर्जा निकल रही है। वो ऊर्जा जो है वही तो हमारा काम कर रही है, वही जो हीट निकल रही है वही तो हमारा काम कर रही है। हम जब दूर से बैठ के जो सेकते हैं अपने हाथ वगैरह को, जो ऊर्जा होती है वही तो हमारे हाथों पे लग रही है। उस ऊर्जा की वजह से ही तो आग जली है, वो आग भी जली होगी, वो भी ऊर्जा की वजह से जली होगी ना, किसी ना किसी वजह से। जब हम उसके अंदर बैठ जाएंगे आग के, तो ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो त्वचा है, उसको संभाल नहीं पाएगी। जितनी हमारी त्वचा संभाल सकता है उससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम जल जाएंगे। और जब तक जितनी हमारी त्वचा जो है संभाल सकती है, उतनी के नीचे नीचे रहेगी, तब तक हम उससे आराम से सेक सकते हैं, अपनी सिकाई कर सकते हैं, है ना। और उससे ज्यादा हो जाएगी, जितनी हमारी त्वचा जो है संभाल सकती है, उससे ज्यादा हो जाएगी तो हम जल सकते हैं। ये होता है बस फर्क। तो उसमें ऊर्जा होती है, ऊर्जा आपको हर चीज में मिल जाएगी। अभी मैं अपने हाथों को ऐसे एक दूसरे के ऊपर घुसने लगूं तो मेरे दोनों हाथ गर्म हो जाएंगे ना, गर्म हो जाएंगे दोनों हाथ। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ भी ऊर्जा रिलीज होने लगी, ऊर्जा निकलने लगी, इस वजह से। तो क्या है कि ऊर्जा निकलती तो हर जगह से है। ऊर्जा तो आप बहुत सारी चीजों से निकाल सकते हो, लेकिन क्या होता है, ऊर्जा ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती ऊर्जा के बनती है। ऊर्जा बनती नहीं है, एक फॉर्म में होती है, वही दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये साइंस का बहुत नॉर्मल सा लॉजिक है कि जो आपकी एनर्जी है, इट नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, मतलब कभी भी बनाई भी नहीं जा सकती और कभी भी तबाह नहीं करी जा सकती। ये एक फॉर्म से, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल दी जाती है ना, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल दी जाती है। क्योंकि देखिए जब हम लकड़ी को जलाते हैं, है ना, लकड़ी को हमने जलाया तो क्या होता है, लकड़ी जैसे जैसे आग जलती चलती रहती है, लकड़ी भी तो धीरे धीरे खत्म होती है ना। जहां से आग जलती है लकड़ी भी धीरे धीरे खत्म होती है। जो लकड़ी खत्म होती है तो उससे जो ऊर्जा निकलती है वो उसको हम सेक लेते हैं, वो हवा में चली जाती है, उससे हम सेक लेते हैं ना, उसी से सेकते हैं हम, उसी से तापते हैं, तो वो हवा में चली जाती है, लकड़ी भी तो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और बाद में जो थोड़ा बहुत लकड़ी का बचता है वो कोयला बन जाता है। ऐसे होता है ना, राख बन जाती है, कोयला बन जाता है, वो होता है ना। तो क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है, जो एक लकड़ी थी वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हुई, है ना। एनर्जी नहीं बनी, लकड़ी ने अपने अंदर से एनर्जी बना के निकाल दी, निकली तो उसके अंदर से ही थी, लेकिन उसने कोई अलग से नहीं बनाई कि उसने बाहर से कहीं चलेगी। जो उसके अंदर अपने आप को सेक्रीफाइस करके, अपने आप को खत्म करके, और उसने एनर्जी बना दी है ना, उसने ऊर्जा बना दी। तो क्या होता है कि अब ये जो एनर्जी, मैंने आपको ग्रीन एनर्जी की बात की थी ना, ग्रीन एनर्जी या क्लीन एनर्जी की मैं आपसे बात कर रहा था, तो आजकल उस पर बहुत ज्यादा फोकस है। ऐसी एनर्जी जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसी एनर्जी का आजकल बहुत फोकस है। तो देखिए जैसे आप इसका एग्जांपल दूं मैं आपको, इसका एग्जांपल जैसे क्या होगा, जैसे ये जो आपका क्लीन एनर्जी वीक चल रहा है ना, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक इनिशिएटिव लिया है, एक चीज लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका E20। E20 किस चीज के लिए किया गया है? ये आपका पेट्रोल के लिए किया गया है, E20, है ना। E20 मतलब इथेनॉल 20। अब ये क्या है, इसको समझिए। मैंने आपको पहले भी शायद एक दो बार बताया है, हाँ बताया है, कंफर्म बताया मैंने, कि पेट्रोल जब आप डलवाने जाते हो तो वहां पे क्या होता है, पेट्रोल पंप पे एक जो पेट्रोल का होगा वो तो नॉर्मल पेट्रोल सब डलवाते हैं, एक उसमें पावर पेट्रोल का भी होता है ना, जो पावर वाला पेट्रोल होता है वो भी होता है। तो इनमें क्या फर्क होता है दोनों पेट्रोल में? देखिए इनमें क्या फर्क होता है कि जो हम पेट्रोल डलवाने जाते हैं ना, वो हमको कभी भी प्योर पेट्रोल नहीं मिलता।
एकदम 100% वो पेट्रोल नहीं होता, उसमें कुछ मात्रा इथेनॉल की मिलाई जाती है। जो E20 का ई है ना, इसमें कुछ मात्रा इथेनॉल की मिलाई जाती है ना। तो जिसमें जो हमारा वो होता है पावर पेट्रोल होता है, उसको XP95 बोलते हैं शायद से, XP95 बोलते हैं शायद। तो इस XP95 का क्या मतलब है कि 95%, 95% तो इसमें पेट्रोल है आपका, और 5% इसमें इथेनॉल है ना। जो दूसरा वाला होता है, जो नॉर्मल वाला होता है, उसमें क्या होता है, उसमें 10 से 12% के आसपास, मतलब 10% के आसपास उसमें इथेनॉल होता है, और बाकी 90% पेट्रोल होता है। तो E20 क्या है, E20 क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव ले रही है कि अब जो हम पेट्रोल है उसको 80% कर देंगे और इथेनॉल को 20% कर देंगे, इथेनॉल को और ज्यादा बढ़ा देंगे और पेट्रोल को नीचे नीचे करते चले जाएंगे, मतलब कम परसेंट नीचे करते जा रहे हैं। अब पेट्रोल को क्यों कम कर रहे थे कि पेट्रोल बनता है हमारा कच्चा तेल जो होता है ना, क्रूड ऑयल जो होता है, अब उसको वो हमारे यहाँ तो होता नहीं है, हमारे यहाँ तो धरती में से निकलता नहीं है ना, क्योंकि धरती से निकलते हैं ये जो होते हैं, ये कच्चा तेल वगैरह कहाँ मिलता है, ये आपका सऊदी अरेबिया वगैरह या रशिया वगैरह जहाँ से हम ले रहे हैं आजकल, वहां से मिलता है। अब वहां से लेने के लिए ना पैसे देने पड़ते हैं बहुत ज्यादा, बहुत महंगी चीज है ना। ऊर्जा जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता दी ऊर्जा के बारे में, ये पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये सब चीज हो रही है, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऊर्जा की अहमियत जो है सब जानते हैं। तो ऊर्जा बनाने के लिए जो सामान चाहिए, मतलब जो क्रूड ऑयल चाहिए, उसी से तो पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह जो भी आप बना रहे हो बनेगा, ये जमीन से निकलता है। तो ये बहुत बहुत महंगे भी मिलते हैं बहुत टाइम पे, है ना, मतलब वैसे तो महंगे ही मिलते हैं, लेकिन कभी कभी जो है कंट्री अपने हिसाब से महंगे कर देती है, क्योंकि कुछ ही कंट्री के पास मिलता है, तो हमको जो है उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। अगर हमारे यहाँ पे निकलता पेट्रोल नहीं सॉरी जो क्रूड ऑयल होता है हमारे यहाँ पे निकलता, तो हम तो निकालते इस्तेमाल करते, हमारे लिए तो फ्री का सस्ता होता हो गया। हालांकि जो निकालने का पैसा मशीन लगी है वो तो पैसा लगेगा ही, पर वैसे तो फ्री का पैसा हो गया ना, तो वो हमारे लिए तो फ्री का हो गया और हम उसको बेच के पैसे भी कमाते। लेकिन अब हमको कहीं और से मंगाना पड़ता है, जो हमको कहीं और से मंगाना पड़ेगा उससे क्या होता है, हमको उसके बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं। दुनिया के जो सबसे 2 बड़े बायर है ना, बायर मतलब जो खरीदने वाले हैं, तेल को खरीदने वाले, क्रूड ऑयल को, वो सबसे पहले नंबर पे, मतलब दोनों कौन कौन है, चाइना और इंडिया पहले, और दूसरा नंबर तो मुझे याद नहीं है कौन है, पर जो सबसे ज्यादा लेने वाले हैं वो कौन है, चाइना और इंडिया, जो सबसे ज्यादा ऊर्जा बाहर से लेते हैं, क्योंकि दोनों के ही घर में, दोनों की जो जमीन है वहां पे ये जो आपको क्रूड ऑयल है नहीं मिलता है, तो हमको दोनों को ही बाहर से लेना पड़ता है, और इसके लिए बहुत सारे पैसे चुकाने पड़ते हैं। समझ रहे हो आप, अगर हम अपना वो निकाल देना, तो अपने देश का जो पूरा बजट निकाल दें, तो उसमें से 20% से 30% तो कौन ले जाता है, 20% से 30% तो जो हमारी पूरी पूरी साल में वो होती है ना, जो हम खर्चा करते हैं पूरे साल में, उसमें से 20 से 30% तो खाली पेट्रोल, जो आपका ये क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल जो होता है, यही ले जाता है। तो अब इथेनॉल हम इसमें क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि देखिए ये कच्चा तेल है, इसी से पेट्रोल बनेगा, है ना। तो इथेनॉल है उसको हम अपने यहाँ बना सकते हैं, अपने कंट्री में बना सकते हैं। तो जो फ्री वाला सौदा था वही वाला चलेगा जब हम अपने यहाँ बना लेंगे। हालांकि इसको बनाने के लिए जो जो चीजें उसके लिए तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन वैसे तो फ्री हो गया ना, जो क्रूड ऑयल आए थे उसके मुकाबले तो फ्री हो गया ना। तो जब फ्री हो गया तो इसको हम कितना भी अपने यहाँ बना सकते हैं इथेनॉल को, और जब हम जितनी पेट्रोल की मात्रा कम करते जाएंगे, इतना ही हमको ये कम मंगाना पड़ेगा, है ना। और अपने यहाँ तो हम इथेनॉल बना ही रहे, तो अपने यहाँ से बना के मिलाते रहो उसमें, ऐसे कर करके बढ़ाते रहो। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग। इथेनॉल ब्लेंडिंग मतलब पेट्रोल के अंदर जो इथेनॉल मिलाया जाता है ना, उसको ब्लेंडिंग बोलते हैं। मतलब जो पेट्रोल है उसके साथ मिला दिया आपने किसको, इथेनॉल को, ब्लेंड कर दिया इथेनॉल को, इसलिए इसको इथेनॉल ब्लेंडिंग बोलते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम लॉन्च की है, मतलब ये वो लॉन्च किया है, इनिशिएटिव लॉन्च किया है किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ये एनर्जी, ये जो इंडिया एनर्जी वीक है, ये जो इंडिया एनर्जी वीक है ना, इसके साथ G20 की भी एक मीटिंग हुई है। G20 की भी याद रखिएगा, एक मीटिंग हुई है। G20 देखिए कितना जरूरी है, यहाँ भी आ गया रोज, मतलब ये समझ लीजिए दूसरे तीसरे दिन G20 की कोई ना कोई मीटिंग का जिक्र हो ही रहा है, तो G20 तो रट लीजिए आप, ये समझ लीजिए G20 की भी इसके साथ एक मीटिंग हुई है, बस समझ लीजिए वो भी एनर्जी के ऊपर बेस्ड की मीटिंग है। तो उसके बारे में बहुत ज्यादा आपको जानने की जरूरत है, ये जान लीजिए कि एनर्जी की भी मीटिंग हुई है, कहाँ पे, बेंगलोर में, G20 की, जो इंडिया एनर्जी वीक है उसके साथ साथ चली है ना। ये आप समझ लीजिए। G20 में आपको पहले भी कई बार समझा चुका हूं, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो मेरी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से पूरी प्लेलिस्ट है, जिसमें मैंने G20 समझा रखा है, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो समझा रखी है, उसमें G20 भी समझा रखा है। सबसे पहली वीडियो G20 की है, आप जाके उसको देख सकते हैं, आपको G20 के बारे में सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर नहीं आता समझ में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कहीं भी वहां पूछ लीजिए, उस वाली वीडियो पे यहाँ पूछ लीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। तो क्या है, जैसे एक इनिशिएटिव मैंने बता दिया आपका, क्या है E20 जो है, ये एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, और भी 2-3 इनिशिएटिव लिए हैं। जैसे हमारी जो एक हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री खोली गई है हाल के द्वारा, ये हाल एक कंपनी है,
हेल क्या है आपकी? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये बहुत सारे हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट वगैरह बनाती है इंडिया में, बहुत बड़ी कंपनी है, ये गवर्नमेंट कंपनी है ना, बहुत सारी चीजें बनाती है। तो इसका एक नई फैक्ट्री खोली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। वो जो फैक्ट्री खोली है उसमें हेलीकॉप्टर्स बना करेंगे, जो इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, इन सब के लिए हेलीकॉप्टर बनाएगी यहाँ पे। ये जो फैक्ट्री है इसको एक नई फैक्ट्री खोली गई है, तो वो भी यहीं पे बताया गया है। और भी 2-3 फैसले बताए गए हैं यहाँ पे, जैसे अगर मैं आपको याद करके बताऊं और कौन कौन से फैसले बताए गए हैं। ये हो गया, कहीं ये हो गया। और हाँ, एक चीज लॉन्च किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मतलब पीएम मोदी है, उन्होंने क्या लॉन्च किया है? एक चीज लॉन्च किया उन्होंने, ट्विन कॉकपिट, ट्विन कॉकटॉप, सॉरी ट्विन कुकटॉप। ओके, क्या? ट्विन कुकटॉप। ये क्या है? ये जैसे गैस होती है ना हमारी, उसी की तरह है ना, जैसे गैस होती है उसी की तरह है, बस ये सोलर पैनल पे चलेगी। सोलर पैनल क्या होता है? सोलर जो है आपकी सोलर एनर्जी जो है वो भी एक ग्रीन एनर्जी होती है, क्लीन एनर्जी होती है, जो सूरज की किरणें होती है ना उसके द्वारा बनती है। जो सूरज की किरणें उसको बदला जाता है, जो सूरज की किरणें उसमें भी एक तरह की ऊर्जा होती है। जब सर्दियां हो या गर्मियां हो, जब सर्दियां हैं तो अब सर्दियां चल रही है तो हम लोग धूप में बैठते हैं ना, किस लिए बैठते हैं? ताकि जो ठंड है उसको कम कर सके। उसका क्या मतलब है? क्योंकि उसमें ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा से जैसे जो काम हम तापने से करते हैं, जो हम आग जला के तापते हैं या फिर सेकते हैं उससे करते हैं, वही काम हमारा सूरज की किरणें करती है, वो भी हमको सेकती है। उसी की वजह से जो सर्दी होती है वो हमको कम लगती है, तो वो भी एक तरह की ऊर्जा है। तो वो जो सूरज की किरणों में ऊर्जा है उसको बदल दिया जाता है बिजली वाली ऊर्जा में। उसको क्या कह देते हैं? उसको कह देते हैं सोलर एनर्जी। समझ गए? क्योंकि यहाँ पे भी बदला जा रहा है, यहाँ पे भी नई नहीं बनाई जा रही, बदला जा रहा है। जो सूरज की किरणें है उसकी जो ऊर्जा है उसको बदला जा रहा है बिजली की फॉर्म में, उसको बदला जा रहा है विद्युत की फॉर्म में, उसको बदला जा रहा है लाइट की फॉर्म में, है ना, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी, लाइट नहीं इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। ठीक है, तो ये सोलर पैनल से चलेगा आपका, ये जो आपका कुक टॉप होगा। ठीक है, ये ट्विन होगा, मतलब दो हैं, इस वजह से ट्विन बोला जा रहा है इसको। ठीक है, मतलब जैसे गैस होती है ना आजकल तो 4-4 बर्नर वाली भी आने लगी है, 4-4 5-5 बर्नर वाली, तो ऐसे ही ये ट्विन वाला है, डबल वाला है। ठीक है, तो ये सब है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे लॉन्च किया। मैंने आपको एनर्जी वीक जो है पूरा पूरा समझा दिया, इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? फर्स्ट यूथ 20 इंसेप्शन मीटिंग 2023 बिगेन इन गुवाहाटी, आसाम। तो आसाम जो है, आसाम की एक जगह है गुवाहाटी, एक शहर है आसाम का गुवाहाटी। यहाँ पे क्या लॉन्च किया गया है? यहाँ पे लॉन्च किया गया है आपका, सॉरी लॉन्च नहीं, मीटिंग चल रही है यहाँ पे। किस चीज की मीटिंग चल रही है? यूथ 20 की मीटिंग। पहली मीटिंग हुई है ये, यूथ 20 की पहली मीटिंग हुई है इस बार, है ना, 2023 की। कहाँ चल रही है? ये चल रही है आपकी गुवाहाटी, आसाम में। ये जो यूथ 20 की मीटिंग है ना, ये भी आपकी G20 के अंदर आती है। काहे के अंदर आती है? ये भी आपकी G20 के अंदर आती है। तो दो मीटिंग हो गई है G20 की, जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। समझ रहे आप? ये 2 मीटिंग हो गई है, और मीटिंग के पहले मैं आप डिस्कस कर चुका हूं। जैसे मैंने आपके थिंक 20 के बारे में डिस्कस किया था, है ना, बिजनेस 20 के बारे में डिस्कस किया था, और भी कई सारी मीटिंग्स के बारे में डिस्कस कर चुका हूं आपसे। तो लगातार मीटिंग G20 की चल रही है। ये बात ध्यान रखिए, जो पूरी साल है ना 2023, अभी तो एक ही महीना खत्म हुआ है, दूसरे महीने की भी अभी 8 तारीख की आई है, और पूरे साल मीटिंग चलती है G20 की, पूरे साल। जो मेन मीटिंग होती है, जो लीडर्स मीटिंग होती है, वो तो लास्ट में जाके कहीं होती है, वैसे कोई सितंबर नहीं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जाके वो तो मीटिंग होगी। जब तक क्या होगी? जब तक ये बहुत सारी मीटिंग चलती रहेंगी। शरापास बताए थे मैंने, ये शरापास के लिए मीटिंग चलती रहेगी, है ना। शरापास कौन होते हैं? शरापास वो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट एक अपॉइंट कर देती है कि आदमी को वो सारी मीटिंग जाके अटेंड करेगा, और फिर जो भी इस मीटिंग से आउटकम होंगे ना, वो जाके अपनी गवर्नमेंट को बता देगा, जो गवर्नमेंट के लोग हैं। फिर जब लास्ट मीटिंग होगी, जब लीडर्स मीटिंग होगी, तो लीडर आएंगे, जब प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री आएंगे, फॉरेन मिनिस्टर्स आएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर आएंगे, जो भी मिनिस्टर्स आएंगे, जब वो लोग जो इनको पॉइंट दिए जाएंगे उनको इकट्ठा करके लाएंगे और उनके बारे में फिर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो शरापास जो है, जो उनकी जगह पे आते हैं, सारी मीटिंग को अटेंड करते हैं, वो शरापास होते हैं। इस बार हमारे यहाँ का शरापा कौन है? हमारे यहाँ मीटिंग इस बार G20 की, तो हमारे यहाँ का शरापा कौन है 2023 का? अमिताभ कांत जी, अमिताभ कांत जी। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन में। तो मैं आपको क्या बताता हूँ, U20 की हम लोग बात कर रहे थे। U20 जो है, ये पहली मीटिंग इसकी शुरू हो गई है। ठीक है ना, इसकी पहली मीटिंग जो है शुरू हो गई है। और हाँ, ये यूथ के लिए मीटिंग है ना, बेसिकली U20 है, यूथ के लिए मीटिंग है। यूथ की बात की जाएगी। यूथ जो होगा, जो भी लीडर होंगे अलग अलग कंट्री के, जो यहाँ पे आएंगे, शरापास होंगे, और भी बहुत सारे लीडर आते हैं अलग अलग मीटिंग में। शरापास आते हैं और भी बहुत सारे लीडर्स आते हैं मीटिंग्स में, अपने अपने हिसाब से आते हैं, लेकिन जैसे इसके पास टाइम मिलता है, जो जैसे और भी बहुत सारे लीडर्स, डेलीगेट्स आएंगे अलग अलग जगह से, अलग अलग कंट्री से। देखिए G20 है क्या? G20 है 20 कंट्रियों का ग्रुप है ये, जो दुनिया की सबसे बड़ी 20 वो है ना जीडीपी, उनका ग्रुप है G20। ठीक है, तो ये अलग अलग सबसे बड़ी 20 जीडीपी है, तो सब बड़ी बड़ी कंट्री है, तो वो सब जो है यहाँ पे आती है ना, उन सब के लीडर जो है इसमें आते हैं, जो G20 की मीटिंग होती है। तो वो सब ये जो यूथ होंगे उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे आपके फ्यूचर्स के लिए क्या प्लान है, उनको बात करें, उनसे बताएंगे क्या क्या करना है आगे, कैसे कैसे काम कर सकते हो, वो अपने आइडियाज देंगे, ऐसे करके पूरी मीटिंग चलेगी। ठीक है, सब अपने आइडियाज एक्सचेंज करेंगे आपस में,
सब आपस में बातें करेंगे, ये सब जो है इसमें पूरे चलेंगे। ये जो आपकी G20 की, सॉरी U20, Y20 भी बोलते हैं इसको, U20 मतलब Y20 भी इसको बोल जा रहे हैं, बोलते हैं। इसकी पांच थीम है, ये 5 थीम और याद रखिए। एक चीज क्या याद रखनी है, G20 के अंडर हो रही है ये वाली मीटिंग जो हो रही है U20 की, कहां हो रही है, गुवाहाटी आसाम में हो रही है। ये पहली मीटिंग है अपनी तरह की, जो U20 की पहली मीटिंग है, और इसकी 5 क्या है, थीम है, वो 5 थीम पता होना चाहिए जिनके ऊपर ये पूरी मीटिंग बेस्ड है ना। ये 5 थीम कौन कौन सी है ये जान लीजिए। देखिए यहां लिख देता हूं मैं नीचे, 5 जो थीम है। पहली थीम क्या है आपकी, पहली थीम है आपकी फ्यूचर टू वर्क, फ्यूचर टू वर्क, पहली थीम है आपकी फ्यूचर टू वर्क। इसमें क्या होगा, फ्यूचर टू वर्क वाली में इसमें क्या होगा कि देखिए जो इंडस्ट्रियल एरिया है और जो भी काम उनको करना है अपने फ्यूचर में, लोगों को उनसे पूछा जाएगा ना फ्यूचर में आप क्या क्या काम करोगे, इन सब के बारे में उनसे डिस्कशन किया जाएगा। जो यूथ है उनसे डिस्कशन किया जाएगा, मान लीजिए आगे फैक्ट्री, मतलब कैसे आगे टेक्नोलॉजी जो है प्रोग्रेस करेगी, आप अपने फ्यूचर के लिए क्या करोगे, आप अपने फ्यूचर में कैसे टेक्नोलॉजी को कैसे करता हुआ देखना चाहते हो, है ना, किस किस देश से आपकी क्या अपेक्षा है, अपने देश से क्या अपेक्षा है, ये सब इसमें डिस्कस होगा। तो ये क्या है आपकी पहली वो हो गई थीम। फिर दूसरी थीम क्या है, दूसरी थीम है क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट बोल दो या रिडक्शन बोल दो, वैसे बेसिकली तो रिडक्शन है जो वहां पे टर्म लिखी हुई है, पर मैनेजमेंट भी बोल सकते हो आप, एक ही बात है। रिडक्शन मतलब घटाना, मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना, एक ही बात होती है। तो दूसरी क्या है आपकी, दूसरी है आपकी क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क रिडक्शन या रिस्क मैनेजमेंट। इसमें क्या होगा कि जो क्लाइमेट है ना, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो क्लाइमेट को परेशानी हो रही है, जैसे मैंने आपको यहां बताया था कि ग्रीन एनर्जी की क्यों जरूरत है हमको, क्लीन एनर्जी की क्यों जरूरत है हमको, तो हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, उसी तरह हमको भी हो रहा है। जैसे क्या होता है, ये जो आपका दिवाली के बाद का कुछ टाइम होता है, यहाँ इंडिया में कुछ महीने होते हैं, वहां पे जो आपका दिल्ली है वहां पे क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन मिलता है आपको, बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में पॉल्यूशन मिलता है आपको। क्यों, तो उससे क्या होता है, जब हम वो पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो हवा होती है, वायु प्रदूषण होता है, वो उससे क्या होता है, उसमें बहुत सारी हवा में हार्मफुल गैसेज होती है, और हम जो सांस लेंगे, मतलब दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो जो सांस लेंगे, उनको क्या होगा, वो उसी हवा से सांस लेंगे, अलग तो होगी, प्राइवेट हवा तो कहीं से आएगी नहीं, जो हवा होगी उससे सांस लेंगे, तो बहुत सारी जो हार्मफुल, जो हानिकारक चीजें वो उनके शरीर के अंदर जाएंगी, उनके शरीर को भी नुकसान करेगी, पर्यावरण को तो कर ही नहीं है नुकसान, पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं, जानवर वगैरह, सबको नुकसान कर रही है और हमको भी नुकसान कर रही है। तो ऐसी जो भी चीजें होती हैं जो पर्यावरण को नुकसान कर रही है, उन सब चीजों से कैसे लड़ोगे। और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मतलब डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से आजकल अर्थक्वेक वगैरह बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अर्थक्वेक मतलब आपको भूकंप आते हैं, बाढ़ आ जाती है, ये सब जो चीजें होती हैं, आजकल जो मौसम हो रहा है, जो ये आपका पर्यावरण बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा हो रही है, कभी भी कहीं भी बारिश पड़ने लग जाती है। ठंड का मौसम, कब ठंड खाली 2 महीने की रह गई है आपकी, दिसंबर जनवरी की, है ना, 2 ही महीने की रह गई है अब ठंड, और दिसंबर में भी कोई बहुत अच्छी पड़ती नहीं है, और जो है नए साल के आसपास का टाइम होता है, यहाँ पड़ती है अच्छी वाली ठंड, या जनवरी में 15-16 जनवरी तक पड़ती है। तो ठंड अब 2 महीने की रह गई है, वैसे बेसिकली 4 महीने की होनी थी। तो ये जो चीजें होती हैं, इन सब की चीजों की वजह से नुकसान ही तो हो रहा है पर्यावरण को, जो हम हार्मफुल चीजें निकाल रहे हैं उन्हीं की वजह से नुकसान हो रहा है। उसी की वजह से तो मौसम जो है बदल रहे हैं, बारिश का मौसम बहुत लंबा हो गया, गर्मी और भी लंबी खिंचती जा रही है, हर साल गर्मी बढ़ती चली जा रही है। ये सब किसकी वजह से, पर्यावरण जो चेंज हो रहा है, पर्यावरण जो बदल रहा है, उसमें तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। तो इसके ऊपर कैसे काम करें, और इसका ये जो डिजास्टर है, ये भी एक तरह का डिजास्टर ही है, इसको कैसे खत्म कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं, जो डिजास्टर की रिस्क है, खतरा है, इनको कैसे घटा सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा मतलब यूथ के उसके ऊपर बात की जाएगी, जो यंग लोग होंगे, जो युवा होंगे, उनसे बात की जाएगी। तीसरा क्या पॉइंट है आपका, तीसरा है आपका पीस बिल्डिंग। पीस बिल्डिंग का क्या मतलब है, पीस बिल्डिंग का मतलब है कि अपने आसपास जो आपकी जगह है, जो आपके वहां पे, आप वहां पे पीस मतलब शांति बना के रखे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सब चीज आराम से रहे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल दिया था, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, वो क्या होता था, बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी होती थी, वहां पे बहुत सारी चीजें हो रही है ना, तो वहां के लोग सीखेंगे, वहां के जो बच्चे होंगे वो पढ़ेंगे, जो यहाँ पे इस इनिशिएटिव के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके साथ, है ना, उनको कंसेशन वगैरह देगी ताकि वो पढ़ सके, खेल सके, जब वो आगे जाके प्रोग्रेस करेंगे, आगे फील्ड में प्रोग्रेस करेंगे अपने में, तो फिर ये लड़ाई झगड़े क्यों करेंगे वो लोग, है ना, फिर लड़ाई झगड़े क्यों करेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने देश के ऊपर, अपनी जिंदगी के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने देश के ऊपर ध्यान देंगे वो लोग, तो इन सब चीजों से परे हो जाएंगे, इन सब चीजों से दूर हो जाएंगे, है ना। तो शांति बना के रखी जाए, ये जो तीसरा पॉइंट है, ये क्या कहता है, पीस बिल्डिंग, शांति बनाए। बिल्डिंग मतलब बनाना, है ना, बिल्डिंग मतलब बनाना होता है ना, जो कोई भी चीज बनाना होता है वो बिल्डिंग होती है, और पीस मतलब शांति, तो शांति बना के रखे। ये कौन सा आपका तीसरा पॉइंट है, यहां दिख रहा है नीचे, एक मिनट रुक जाइए, और नहीं साइड में लिख लेता हूं। चौथा पॉइंट क्या है आपका, शेयर्ड फ्यूचर। चौथा पॉइंट है आपका
चौथा पॉइंट है आपका शेयर्ड फ्यूचर। तो जो फ्यूचर में जो भी चीज होनी है उन सब के बारे में इन लोगों को पता हो। इन लोगों को क्या बताया जाए, शेयर्ड फ्यूचर में क्या बताया जाएगा, मतलब शेयर फ्यूचर को कैसे एक्सप्लेन किया है गवर्नमेंट ने कि जो डेमोक्रेसीज होती है, जो गवर्नेंस और मॉडल ऑफ गवर्नेंस होता है, इन सब के बारे में इनको सिखाया जाए बच्चों को। क्योंकि देखिए जैसे ये लोग अलग अलग फील्ड में काम करेंगे, नौकरी करेंगे, ऐसे इन्हीं में से तो जो आगे की हमारी फ्यूचर जो सरकार बनेंगी, जो पॉलिटिशियंस आएंगे वो भी तो इन्हीं में से आएंगे, तो प्रधानमंत्री बनेंगे, सब बनेंगे इन्हीं में से आएंगे। ये जो बच्चे हैं अब बनेंगे आज से 10 साल बाद 20 साल बाद तो उन्हीं में से आएंगे सब। तो इन लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में बताया जाए, जिनको इंटरेस्ट है पॉलिटिकल के सब्जेक्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, जिन सबको इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है आपका इंटरेस्ट है ना, जो आपके बनते हैं आईएएस आईपीएस वगैरह बनते हैं, ये क्या चलते हैं, यही तो देश को चलाते हैं। पॉलिटिशियन के अलावा जो परमानेंट जो हमारे डिप्लोमेट होते हैं कौन होते हैं, है ना, परमानेंट जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव यही होते हैं ना, आईएएस वगैरह और ये सब जो होते हैं आईपीएस वगैरह। या तो हमारे देश के बाहर कौन होते हैं, जो वहां पे राजदूत होते हैं, वो कहां से जाते हैं, वो आईएफएस जो सर्विसेज होती है उनसे जाते हैं। तो वहां पे तो बच्चे जाते हैं, है ना, वहां पे तो बच्चे जाते हैं। तो इन सबको इन सब चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देखिए जब आप आईपीएस वगैरह बनते हो तो बहुत बड़ा एग्जाम है, उसको क्रॉस करके तो वैसे भी बच्चों को नॉलेज हो जाती है। पर जो सब बच्चे हैं सबको इस चीज की नॉलेज दी जाए, ये जो है इसके ऊपर इसको सबको नॉलेज दिया है इसके बारे में। ये जो चौथी वो है आपकी, जो चौथा आपका थीम है, ये इसके बारे में बात करती है। फिफ्थ थीम की बात करें, फिफ्थ है आपकी लास्ट, फिफ्थ एंड लास्ट कौन सी, हेल्थ वेलबींग एंड स्पोर्ट। हेल्थ वेलबींग और स्पोर्ट, जो हेल्थ है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए। देखिए जो ये कोरोना वायरस आया था ना, इसने हेल्थ के प्रति ना, हेल्थ के प्रति हमारे देश के लोगों को, युवाओं को, जो भी पुराने लोग हैं सबको, सरकार को बहुत ज्यादा हेल्थ के प्रति जो है मोड़ दिया है, उनका रुख मोड़ दिया हेल्थ की तरफ। बहुत जरूरी है हेल्थ, हमारे हेल्थ सेक्टर दिन पे दिन इंप्रूव हो रहा है, बहुत सारी चीजें हम नहीं कर रहे हैं अपने हेल्थ सेक्टर में, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, सब हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसने बहुत ज्यादा हम लोगों को जो है उसकी तरफ मोड़ दिया है, हेल्थ की तरफ। तो हेल्थ हो गया, स्पोर्ट्स कल्चर हमारे यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम पे, महिलाओं हो पुरुष हो। हमारे देश की जो महिला क्रिकेट टीम है अंडर-19 की, उसने अभी वर्ल्ड कप जीता। हमारी जो मेंस की टीम है इतना अच्छा कर रही है, मेंस की जो क्रिकेट टीम है अंडर-19 वो बहुत ज्यादा करती है। फिर और स्पोर्ट्स की बात करें तो नीरज चोपड़ा जी थे, वो क्या गोल्ड मेडल लेके आए थे। साक्षी मलिक जो है वो कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लाई थी, है ना। और आपकी जो टेनिस प्लेयर है बहुत सारी, वो है सानिया नेहवाल है और बहुत सारी क्या नाम, पीवी सिंधु है ना। ये बहुत सारी अलग अलग जो है, रेसलिंग में है बहुत सारी। एक आपका लॉन बॉल करके नया गेम हुआ था इस बार, उसमें जो है कॉमनवेल्थ में हमारी जो महिला टीम थी, है ना, जो महिलाओं की टीम थी वो जीती थी, फर्स्ट आई। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं वो स्पोर्ट्स में आ जाती हैं। और वेलबींग मतलब वही अपना ख्याल रखो, फैमिली का ख्याल रखो, सबका ख्याल रखो, अपने का, है ना, ध्यान रखो, और सब कुछ अपनी हेल्थ का ख्याल रखो और भी चीजों का ख्याल रखो। ये सब आ गया हेल्थ वेलबींग और स्पोर्ट्स में आ गया, ठीक है। तो ये इसकी 5 क्या थी थीम, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आपको ये यूथ 20 जो है इसके बारे में आपको सारा कुछ बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, इंडिया एमओयू विद इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल। ट्रायंगल ही है यहाँ पे, एक मिनट रुक जाइए मैं जरा देख लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ ट्रायंगल ही है, ट्रायंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल। अच्छा मैं समझ गया, याद आ गया। तो क्या ट्रायंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल क्या है, ट्रायंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल क्या है। देखिए ये जो बिजनेस काउंसिल है ना, ट्रायंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल, इसके साथ इंडिया ने एमओयू साइन किया। एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? जो भी पेपर्स वगैरह साइन होते हैं ना, जिस पेपर के ऊपर सब कुछ लिखा रहता है, कोई भी डील, कोई भी संगठन कोई भी डील करना चाहता है, कोई भी एग्रीमेंट करना चाहता है ना, कोई भी समझौता करता है, तो उसमें क्या होता है, एक पेपर पे सब कुछ लिखा हुआ होता है ना। तो वो जो पेपर पे सब कुछ लिखा होता है, जो समझौते में 2 पार्टी होती है, एक दोनों सब उस पर साइन करती है, अपनी अपनी बातें उसको लिखी होती है कि हमको ये चाहिए, ऐसे हमने बात की है। तो वो सब इस पेपर पे लिखी होती है। जो पेपर होता है वो होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब उस चीज का पेपर है, उस चीज की पूरी वो है, पूरा खाता है जो इन्होंने आपस में बात की थी, है ना। और अंडरस्टैंडिंग मतलब आपस में जो अंडरस्टैंडिंग करके इन्होंने बात की है, फिर उसको साइन करके कह देते हैं हाँ जी हमने बात की है ना। तो ये होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इंडिया ने इन तीनों कंट्री किसके साथ, इन तीनों कंट्रीज के साथ, कौन कौन सी, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इन तीनों का एक ग्रुप है। ग्रुप का नाम क्या है, ग्रोथ ट्रायंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल। ये जो एक इनका ग्रुप है, ये जो इनके काउंसिल है, इनके साथ एक एमओयू साइन किया इन तीनों कंट्रीज की। और ट्रायंगल इसलिए लिख रहा है क्योंकि 3 कंट्री है ना, ट्रायंगल में तीन इसकी भुजाएं होती है, 3 हाथ होते हैं, 3 साइड होती है। तो इसलिए जो 3 कंट्री है, इस वजह से इसको ट्रायंगल ग्रुप बोला जा रहा है। ट्रायंगुलर ट्रायंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल। तो इंडिया ने इनके साथ डील साइन करी है, ठीक है, एमओयू साइन किया है। तो अब ये एमओयू किस चीज के लिए साइन किया गया इनके बीच में और इंडिया के बीच में? देखिए ये जो है, ये था ना आपका, ये जो ग्रोथ
ट्रायंगल जॉइंट इनिशिएटिव, ये जो बिजनेस काउंसिल था, ये कब साइन हुआ था? ये सबसे पहली बार जो इन तीनों कंट्री ने साइन किया था, ये किया था 1993 में। 1993 से इस ग्रुप को चलाते आ रहे हैं। तो इस ग्रुप के साथ इंडिया ने क्या किया? डील साइन कर दिया। अब इस डील में क्या होगा? ये जो है ग्रोथ, जो आपकी ग्रोथ होती है ना, जो आपकी एनर्जी ग्रोथ है, उसके ऊपर काम करेगा। जो हम एनर्जी यहाँ पे बात कर रहे थे, तो उसी के ऊपर ये चीज फोकस करेगा, एनर्जी के ऊपर काम करेगा। ये जो कंट्री है ना, जैसे मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इनके यहाँ पे ना अभी भी जो बिजली बनती है कोयले का, ये लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है? जो नुकसान नहीं पहुंचाती है हमारे पर्यावरण को, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो नुकसान पहुंचाती है। ये जो है बहुत सारी नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज का यूज करते हैं अपने यहाँ पे, है ना। और कोल वगैरह से बिजली बनाते हैं। तो और इंडिया जो है बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है इस वाले फील्ड में। हम जो है इलेक्ट्रिक कार भी अपने यहाँ लेके आ रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रिक कार भी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपने यहाँ लेके आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसेस चलती है हमारे यहाँ, सीएनजी बसेस चलती है हमारे यहाँ। फिर हम लोग जो है उसके ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, आपकी सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी, मतलब हाइड्रो पावर एनर्जी होती है ना, वाटर एनर्जी मतलब हाइड्रो एनर्जी। इन सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करें, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो ये जो कंट्री है, इनके साथ डील साइन हुई है। इसमें इन सब कंट्री ने क्या बोला है कि इंडिया हमारी मदद करे, है ना, इंडिया हमारी मदद करे, ताकि हम भी जो है ग्रीन एनर्जी की तरफ, क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर सके जल्दी से जल्दी। जो हम अपने देश में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको कम से कम कर सके, ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट हो सके ग्रीन एनर्जी की तरफ। तो इंडिया से इन्होंने इस चीज के लिए डील साइन करी। और इंडिया का भी इसमें फायदा है, क्योंकि जो इंडिया काम कर रहा है, जो इंडिया बनाएगा, जो भी सामान बनाएगा, है ना, मान लीजिए इनके यहाँ कोई भी चीज बननी है, इनके यहाँ सोलर पैनल, सोलर पावर प्लांट बनने है ना, तो उसके लिए सोलर प्लेट, सोलर पैनल की जरूरत पड़ेगी। तो इंडिया इनके यहाँ भेजेगा, अपने इंजीनियर्स भेजेगा, वहां पे काम करेंगे। तो इससे इंडिया कमाएगा, इंजीनियर जो है उनको जॉब मिलेगी, और जो सामान बेचेगा उससे कमाएगा। हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो लगाएगा इनके यहाँ पे। तो वो बहुत सारी चीजें, जो पूरे इक्विपमेंट होते हैं, वो बेचेगा, इनको इन देशों में लगाएगा जाके, है ना। तो ये सब चीजें जो होंगी, इन सबसे इंडिया का भी फायदा होगा, और ये सब कंट्री जो है ये भी आपकी शिफ्ट कर सकती है ग्रीन एनर्जी की तरफ। ठीक है, चलिए अब लास्ट न्यूज देख लेते हैं। आज की लास्ट न्यूज क्या है? इज पाकिस्तान ट्राई टू ब्लॉक इंडियाज हेल्प टू टर्की। देखिए, सुबह मैंने आपको पढ़ाया था, टर्की में जो पिछले दिनों में भूकंप आए, बहुत तगड़े वाले भूकंप आए टर्की में, बहुत भयंकर वाले भूकंप होते हैं ना, जो ऐसे 3 भूकंप आए। मैंने आपको बताया था तीनों भूकंप की जो मैग्नीट्यूड था, पहले का जो मैग्नीट्यूड था 7.4, दूसरे का 7.8, है ना, और तीसरे का तो 6 के आसपास था। तो ये जो दो ऊपर के आप देख रहे हो, आपको पता है 2001 में आज तक जो भारत में सबसे भयंकर वाला भूकंप आया वो कब आया था? 2001 में भुज में जो आया था, जो भुज जो जगह है आपके गुजरात में, 2001 में वहां पे आया था। वो सबसे भयंकर भूकंप माना जाता है भारत का। तो मैं बताऊं आपको, उस वाली मूवी में दिखाया गया है, वो काइपो छे मूवी में दिखाया गया है। वो लोग दुकान खरीद के आते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन ही भूकंप आ जाता है, वो दुकान टूट जाती है, पूरी बिल्डिंग टूट जाती है। तो वो जो है, वो जो वाला जो भूकंप उसमें दिखाया गया है, वो यही वाला भूकंप है जो गुजरात में 2001 में भुज इलाके में आया था। ठीक है, तो वो कितने मैग्नीट्यूड का था? वो था 7.6 मैग्नीट्यूड का। और इससे ऊपर वाला आया है, और दो आए हैं, एक नीचे है भले पर आया है, जिसकी भी कोई कम तीव्रता नहीं होती है, ये भी कोई कम मैग्नीट्यूड का नहीं है, 7.4, और एक तो 7.8 का आया है। और लगातार आए, एक के बाद एक, है ना, एक के बाद एक, थोड़े थोड़े गैप पे ही आए हैं। तो इससे क्या हुआ? बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है। सुबह मैंने आपको क्या बताया था कि 1700 लोगों का एस्टिमेट आया है अभी तक, जिनकी मौत हुई है ना। और अब पता कितने लोगों का आ चुका है? सुबह से अब तक आ चुका है 5000 लोगों का, है ना। 5000 नहीं, 7000 लोगों का। 5000 का तो पहले था, अभी जब मैंने वीडियो शुरू करने के लास्ट देखा था अपडेट, तो 7000 लोगों का आ चुका है। और WHO का क्या कहना है? WHO को कहना है अभी तो 8 फोल्ड्स में जाएंगे। 8 फोल्ड्स का मतलब अभी तो 8 गुना बढ़ने की और आशंका है। 8 गुना का मतलब हो गया इंटू 8 मान लो इसमें 7000 में, तो अभी तो 8 गुना बढ़ने की और आशंका है। और जो आप ये यूएससी की एक कंपनी है, उसने जब पूरा रिसर्च किया तो उसने क्या बताया कि 8000 भले ही ना बढ़े, लेकिन 25-30 हजार से नीचे तो लोग मरने से रहे। इतने लोग तो मरेंगे 25-30, क्योंकि अभी जो क्या रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, बहुत सारी बिल्डिंग, अगर आप फोटो देखोगे ना गूगल पे, वीडियोस भी देख सकते हो, फोटोज भी देख सकते हो, तो बिल्डिंग की बिल्डिंग ढही हुई पड़ी है पूरी की पूरी, है ना, पूरी की पूरी बिल्डिंग ढही हुई पड़ी है। तो उनके नीचे लोग दबे होंगे, सड़क बिल्कुल टूट गई है, सड़क बिल्कुल टूटी पड़ी है, उनके वहां पे भी लोग दबे होंगे, वहां पे भी लोग की डेथ हुई होगी। तो बहुत भयंकर वाला भूकंप आया है। तो इसमें क्या है, टर्की ने जो है, जब इतना बड़ा भयंकर भूकंप आ गया 3-3 एक साथ, इतनी सारी तबाही होती है, तो देखिए कितनी भी स्ट्रॉन्ग कंट्री हो वो भी दब जाती है ना, कितनी भी स्ट्रॉन्ग कंट्री हो। टर्की तो कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री भी नहीं है। टर्की की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में वो FATF के अंदर गई थी टर्की। FATF एक ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जो मेरी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो वो है, पूरा प्लेलिस्ट है, उसमें मैं FATF के बारे में पढ़ा चुका हूँ आपको। अभी उसमें से पाकिस्तान बाहर निकला था और टर्की उससे कुछ दिन पहले इसके अंदर गया था।
इसमें जो है, इसमें जाने से बहुत ज्यादा नुकसान होता है ना, मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म इसकी वजह से इसमें जाती है इस ग्रुप में, ठीक है। इससे जो है आपकी करेंसी बहुत ज्यादा क्रैश कर जाती है, आपके ऊपर बहुत सारे सेंक्शन लग जाते हैं, आप बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं करोगे तो आपकी करेंसी जो है नीचे जाएगी, आपकी इकोनॉमी, आपकी जीडीपी नीचे जाएगी। तो टर्की इसका मेंबर है, इसकी वजह, इसका मेंबर मतलब मेंबर तो इसका कोई नहीं बनना चाहता, इसको जबरदस्ती टर्की को इसमें डाला गया है ना, क्योंकि टर्की में बहुत सारे केसेस आ रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, ये जो काला धन होता है ना, उसको सफेद बनाने वाले जो काम करते हैं लोग, है ना, काला धन होता है, उसको जो है कैसे भी सफेद बनाते हैं, फिर उसको यूज करते हैं, उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हो रहा था टर्की में, इसकी वजह से इसको एफएटीएफ की लिस्ट में डाल दिया गया। और जब एफएटीएफ की लिस्ट में चला गया, दो लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट में कौन सी कंट्री आती है, जिनके ऊपर शक होता है कि हाँ ये ऐसा कुछ कर रही है, तो टर्की भी ग्रे लिस्ट में गया, पाकिस्तान जो जाता है वो भी ग्रे लिस्ट में जाता है। ब्लैक लिस्ट में जो चला गया, उसका मतलब है कि उसके ऊपर तो पूरा विश्वास है, प्रूफ हो गया कि हाँ जी उसने ऐसा कुछ किया है। इसमें दो तीन ही कंट्री है, जैसे ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, और कोई भी है तो मुझे याद नहीं है, ईरान नॉर्थ कोरिया तो नहीं है इसके अंदर, जो इसकी ब्लैक लिस्ट है। तो ये जो है, जब इसमें कोई कंट्री चली जाती है ना, तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो उसी तरह टर्की की जो करेंसी है वो लगातार नीचे वैसे भी गिर रही थी, है ना, टर्की की जो करेंसी है वो लगातार नीचे वैसे भी गिर रही थी, उसकी वजह से उनको नुकसान हो रहा था। फिर टर्की की जो है वो है आपकी जीडीपी है, वो भी बहुत बड़ी नहीं है। टर्की की जीडीपी कितनी है, जीडीपी जीडीपी ऑफ टर्की कितनी है, 900 बिलियन डॉलर की, 900 बिलियन डॉलर की, यूएस डॉलर की बात हो रही है। तो इसकी करेंसी भी कोई, करेंसी नहीं, जीडीपी भी कोई बहुत बड़ी नहीं है। इंडिया की बात करें तो 3.7 के आसपास, 3.7 ट्रिलियन के आसपास, बिलियन नहीं ट्रिलियन, ट्रिलियन के आसपास इंडिया की करेंसी है। इंडिया की इससे बहुत आगे, समझ रहे हो आप, तो भी दुनिया के 5वें नंबर पर आती है, तो ये तो और ज्यादा नीचे आती है। हालांकि G20 में आती है, अभी जो G20 होगी ना, उसमें जो इसके मेंबर है, इसके जो लीडर वगैरह होंगे वो आएंगे यहाँ पे इंडिया में आएंगे। तो G20 की मीटिंग होगी, G20 जो पहली टॉप 20 कंट्री है जीडीपी वाली, उसमें आती है उसकी लिस्ट में, तो G20 की मेंबर है ये, आप ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं, जैसे टर्की न्यूज में तो आपसे सीधे से पूछ लेंगे कि क्या टर्की G20 का मेंबर है, ऐसे भी कई बार पूछ लेते हो, तो याद रखिए हाँ ये मेंबर है G20 का। तो क्योंकि G20 इंडिया में होनी है, तो वैसे ही बहुत ज्यादा न्यूज में G20 और टर्की भी न्यूज में आ गया, तो इसमें से याद रखिएगा। तो इसमें क्या हुआ है कि इंडिया, जब टर्की ने हाथ उठा दिया, टर्की सरकार ने, और बोला पूरी दुनिया से कि प्लीज हमारी मदद कर दो, इन्होंने थर्ड लेवल की जो इमरजेंसी थी ना वो घोषित, सॉरी फोर्थ लेवल की इमरजेंसी, फोर्थ लेवल की जो इमरजेंसी थी वो घोषित कर दी। फोर्थ लेवल की इमरजेंसी क्या होती है, देखिए थर्ड लेवल तक क्या होता है, फर्स्ट लेवल बहुत छोटी सी परेशानी है, दूसरा लेवल थोड़ी बढ़ गई, तीसरा लेवल थोड़ी और परेशानी बढ़ गई, फोर्थ लेवल की परेशानी बढ़ गई ना, उसका मतलब क्या होता है, किसी ने फोर्थ लेवल की परेशानी को जो है निकाल दिया है ना, तो फोर्थ लेवल की परेशानी है, प्रॉब्लम है, वो निकाल दी। उससे क्या होता है ना, उससे क्या होता है, उससे पता चलता है कि जो देश है ना वो अपने आप कुछ नहीं कर पा रही, सरकार अपने देश में कुछ नहीं कर पाएगा, और जो कंट्री है बाहर की उनको मदद करनी पड़ेगी इस कंट्री को दोबारा उठाने के लिए। और जो टर्की है तो इतनी बुरी तरह गिरा है, देखिए अगर कोई देश ऐसे गिरता है जैसे यूक्रेन है ना, यूक्रेन में रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, उस देश में कोई तबाही होगी समझ में आता है ना, कोई और परेशानी समझ में आता है, लेकिन जो पर्यावरण नुकसान करता है ना, आप उससे बच भी नहीं सकते किसी तरह भी। जो आपका यूक्रेन है उसके पास तो चांस था, बच सकता था, कह देता हम नहीं बनने नाटो का नंबर, लेकिन उस टाइम तो ज्यादा तेज बन रहा था, वो समझा नहीं, तो अब जो है झेल रहा है। लेकिन टर्की जो है इस मामले में, टर्की के वैसे भी इंडिया से टर्की के बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है कोई, टर्की पाकिस्तान से बहुत अच्छे रिलेशन रखता है, कश्मीर के बारे में कुछ ना कुछ बोलता रहता है ना। पिछले दिनों मैंने आपको न्यूज पढ़ाई थी साइप्रस के बारे में, इंडिया जो है साइप्रस के साथ डील अभी साइन करके आया, इंडिया की जो के फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब भी गए हैं साइप्रस में, वहां पे डील साइन करके आए। कौन सी डील साइन करके आए, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन करके आए, जिससे उनके लोग और हमारे मतलब उनके स्टूडेंट, हमारे स्टूडेंट एक दूसरे के यहाँ जाके पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें नौकरी वगैरह कर सकते हैं। ये वाली डील उनको आसानी से फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी, ये वाली डील। तो साइप्रस से क्या मतलब है टर्की का, जैसे पाकिस्तान हमारे लिए है ना, जैसे हमको पाकिस्तान से दिक्कत है, ऐसी टर्की को साइप्रस से दिक्कत है। तो जब वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, तो हम लोग साइप्रस को इसीलिए सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ये वाला उनको चल रहा है, पूरा प्रेशर बन रहा है, हम लोग टर्की को बना रहे थे, टर्की हमारे ऊपर बना रहा है। हमारे कोई रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना, तो किसी देश की इतनी बुरी हालत हो जाए जिसमें उसने कुछ किया भी ना हो, है ना, जिसमें उसका कुछ हो भी ना, और उसकी इतनी बुरी हालत हो जाए, क्योंकि देखिए कुछ भी बोलिए लेकिन डेथ जो लोगों की हो रही है ना, ये जो खेल खेलती है, तो सब सरकारें खेलती हैं, लेकिन डेथ तो लोगों की हो रही है ना। तो डेथ है, हम लोग तो पाकिस्तान की मदद कर देते हैं, पाकिस्तान ने तो हमारे साथ इतना खराब चीजें की है, टर्की ने तो फिर भी बोलने वाला ही काम किया है, अभी सीधे कोई काम नहीं किया, अभी तो बोल ही रही है हमारे खिलाफ। हम तो पाकिस्तान की मदद कर देते हैं, वहां पे बाढ़ वगैरह आती है, तो टर्की तो फिर भी बहुत अच्छा है उनके सामने। तो इस वजह से जो है हमारी सरकार जो है बहुत सारी मदद भेज रही है। आप ये समझ लीजिए, टर्की के जो एम्बेसडर हैं, देखिए टर्की की जो भाषा है, टर्किश भाषा, और भारत की जो हिंदी भाषा है, इसमें एक शब्द है, उस शब्द का नाम, वो शब्द कौन सा है, दोस्त। दोस्त, ये जो शब्द है ना, टर्की की जो भाषा है, जो हमारे यहाँ दोस्त का मतलब होता है फ्रेंड, वही टर्की में भी जो टर्की की भाषा है दोस्त का मतलब उसमें भी फ्रेंड ही होता है, ठीक है। तो टर्की के जो आपके
एम्बेसडर हैं, जो टर्की के राजदूत हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, आप जाके देख सकते हो, नाम तो मुझे उनका याद नहीं है, आप डाल के देखोगे ना तो आपको मिल जाएगा, टर्की एम्बेसडर टू इंडिया। उनकी एक ट्वीट है, उसमें आप देखोगे उन्होंने बाकायदा एक शब्द का मेंशन करके बोला है कि इंडिया ने हमारी ऐसी सिचुएशन में मदद करी है, हम हमेशा याद रखेंगे। हालांकि देखिए कल को टर्की 1 2 3 साल बाद जो है ठीक हो जाए, अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हो जाए, क्योंकि खड़ा तो हो ही जाएगा ना, अभी हो गया बहुत दिन, अभी मान लो 2 4 साल अभी लग जाए उसके बाद, क्योंकि देखिए कोई भी ऐसी चीज हो जाती है जब इतने भयंकर भयंकर चीजें हो जाती है देश में, इतने भयंकर भूकंप वगैरह आते हैं, अर्थक्वेक आ जाते हैं, तो देश को कई साल पीछे धकेल देती है, फिर देश को बहुत तेजी से काम करना पड़ता है आगे दोबारा आने के लिए, क्योंकि बिल्डिंग तबाह हो गई, रोड तबाह हो गई, हॉस्पिटल वगैरह, लोग इतने सारे मर गए, तो तबाही तो मची गई, तो इनको वापस आने के लिए इनको कई साल पीछे ढकेल दिया गया। और जब अब जो 3 4 साल बाद और की बहुत ज्यादा बहुत बाहर के देश जो है सपोर्ट कर रहे हैं, तो 3 4 साल में ये ठीक हो जाएगा, उसके बाद ये दोबारा भले ही इंडिया के खिलाफ बोलने लगे, लेकिन इस टाइम पे जो सिचुएशन है जिसमें इंडिया मदद कर रहा है वो ऐसी सिचुएशन है इंसानियत के मामले में कि इंडिया इनकी मदद करे, जब इंडिया पाकिस्तान की कर सकता है तो इनकी भी कर सकता है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, एक न्यूज चल रही है बहुत दिनों से, ये जो न्यूज है इसके ऊपर अब आते हैं, ये जो न्यूज चल रही है बहुत दिनों से न्यूज़पेपर्स में कि पाकिस्तान ने जो है, पाकिस्तान कैसे ब्लॉक कर सकता है, हम जो उनको मदद भेज रहे हैं, हम बहुत सारे इक्विपमेंट भेज रहे हैं, जो दवाई गोली वगैरह खाना वगैरह ये सब भेज रहे हैं, हमारी जो एयरफोर्स है पूरे एक मिशन में लग गई है ना, हमारे जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं, हमारा जो C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इसको लगा दिया गया है, एयरपोर्ट जो है हमारी वो लगातार तरक्की पे जा रही है, वहां को सामान छोड़ के फिर वापस आ रही है। ये जो 2 3 एयरक्राफ्ट है, जो ये 2 3 ट्रांसपोर्ट है, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये लगे हुए हैं लगातार, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कौन से होते हैं, जिनमें टैंक वगैरह और ये बड़ी बड़ी चीज जाती है ना, वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं। समझ लीजिए वो इतना बड़ा टैंक, इतना भारी टैंक लेके जाते हैं, तो सामान तो बड़ी आसानी से ले जा रहे होंगे, तो कितना ह्यूज अमाउंट में सामान जा रहा होगा इंडिया से, ठीक है। जो पूरी पूरी बटालियन जाती है एक जगह से दूसरी जगह, वो भी यही लेके जाते हैं, तो इतने सारे लोग जाते हैं, तो सामान जा रहा है इतना सारा इस टाइम पे, तो कितना सामान जा रहा होगा। तो इंडिया पूरी कोशिश कर रही है इंडियन एयरफोर्स के ये हो। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए इंडिया का, अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे बना देता हूँ, देखिए ये वाला मैप बना बिठा के, है ना, आप जो पीछे करके देख लीजिएगा, अगर आपने मैप अभी तक देखा ना हो, पीछे करके एक बार देख लीजिएगा। तो इंडिया पाकिस्तान की मैं बात करूं तो ये आपका इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया का ये वाला हिस्सा है। देखिए अब ये पूरा एग्जैक्ट नहीं बना, थोड़ी जल्दी में भी क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है, 1 घंटे की वीडियो होने वाली है। और यहाँ पे मान लीजिए पाकिस्तान है ना, ये पाकिस्तान है, तो इंडिया को अगर यहाँ से कहीं पे भी जाना है अपने हेलीकॉप्टर अपने एरोप्लेन में, क्योंकि ये एरोप्लेन जा रहे हैं, जो अपने ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन नहीं जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, तो इंडिया कैसे जाएगा, ये तरीका है ये जाने का, क्योंकि टर्की यहाँ पे कहीं पे पड़ेगा। टर्की कहाँ पे पड़ता है, टर्की आपका कहाँ पे पड़ता है, जहाँ पे आपका एशिया खत्म होता है, एशिया का जो आपका टर्की है ना, इसका थोड़ा सा हिस्सा जो इसका इस्तांबुल शहर है, ये है आपका कहाँ पे पड़ता है, ये इस्तांबुल जो शहर है इसका जो है यूरोप में पड़ता है, तो यहीं पे पड़ता है, मेडिटेरियन सी और ये सब जहाँ पे है ना, इजराइल से ऊपर जाके टर्की वहां पे पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे पड़ेगा टर्की, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे पड़ा, तो ऐसे जा सकता है इंडिया। तो इंडियन एयरपोर्ट जो है ऐसे ना जाके ऐसे जा रही है, ऐसे यूं निकल के पाकिस्तान के साइड से ऐसे, देखिए ऐसे जाने में ना थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, 2 4 घंटे फालतू लगते हैं। तो ये बोला जा रहा है एयरफोर्स ऐसे निकल के जा रही है, इस वजह से पाकिस्तान ने अपना एयर ब्लॉक जो है, एयर स्पेस जो है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी एयर स्पेस है, जितना भी आसमान जितना भी है वो पाकिस्तान के अंदर आता है, तो यहाँ से पाकिस्तान की मर्जी हो किसको निकलने देना चाहती है, किसको नहीं निकलना देना चाहती, बाई प्लेन, है ना। तो ये बोला जा रहा है, न्यूज ये चल रही है, पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस जो है ब्लॉक कर रखा है, जो इंडिया के एयरक्राफ्ट जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो आपकी टर्की है उसको मदद लेके वो ब्लॉक कर रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है, पाकिस्तान ने ब्लॉक नहीं कर रखा है, क्या है, हमारी एयरफोर्स ने पॉलिसी बना रखी है कि हमको कभी भी पाकिस्तान के ऊपर से नहीं उड़ना, इस वजह से हम ऐसे घूम के जा रही है, हमारी एयरक्राफ्ट हमारी जो एयरफोर्स है ऐसे घूम के जा रही है। उन्होंने एक पॉलिसी बना रखी है कि हमको जो है कुछ भी हो जाए पाकिस्तान के ऊपर से नहीं निकलना, ठीक है। हमको पाकिस्तान की कोई दया चाहिए नहीं, कोई भी मतलब मदद चाहिए नहीं हमको पाकिस्तान की, हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, ऐसे घूम के चले जाओ, 2 घंटे एक्स्ट्रा लग जाएंगे, 2 3 घंटे, पर हम ऐसे ही जाएंगे, ये हमारा पॉलिसी है। तो ये जो न्यूज आजकल चल रही है ना, आप अगर न्यूज पेपर में पढ़ो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ऐसा नहीं है पाकिस्तान ने ब्लॉक नहीं कर रखा। हालांकि पाकिस्तान का जितना अच्छा टर्की दोस्त है, जितना जो है पाकिस्तान बोलता है हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, टर्की और पाकिस्तान एक दूसरे को कश्मीर के मुद्दे में सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, कश्मीर, तो पाकिस्तान आगे से पाकिस्तान को टर्की सपोर्ट करता है जितना, है ना, जितना पाकिस्तान को टर्की सपोर्ट करता है इस वाले मामले में, कश्मीर वाले मामले में, तो पाकिस्तान उठ के बोल सकता था भारत से कि आप ऐसे क्यों घुमा के ले जा रहे हो, आप हमारे ऊपर से ले जाओ, फिर भारत लेके जाता नहीं लेके जाता वो तो अलग बात है ना, फिर भारत की मर्जी थी लेके जाना है कि नहीं लेके जाना, क्योंकि देखिए ये जो है खाली हमारी एयरफोर्स की पॉलिसी है। हमारे जो नॉर्मल एयरक्राफ्ट होते हैं, कमर्शियल एयरक्राफ्ट मतलब जो डेली वाले जो पैसेंजर को इधर उधर ले जाते हैं, या कोई ट्रेडिंग के लिए चलता है, जो डेली वाले आपके एयरपोर्ट पे मिलते हैं वो वाले, वो तो खूब आगे जाते हैं हमारे, लेकिन ये वाला नहीं जा रहा, क्योंकि हमारी एयरफोर्स की पॉलिसी है ना। तो पहले पाकिस्तान अगर खड़े होकर बोल देता आगे से कि आप ले जा सकते हो, तो देखिए पाकिस्तान को भी टर्की दोस्त तो है ही, और कह देता हाँ भाई तुमने तो कोशिश की थी, चलो इंडिया नहीं लाया वो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश तो की थी, क्योंकि इंडिया को तो कुछ बोल नहीं सकता टर्की, क्योंकि इंडिया तो पूरी मदद कर रहा है, जितनी कर सकता है, जितनी चीज कर रहा है उतनी चीज कर रहा है। देखिए अभी ना
मैंने आपको बताया टर्की G20 का मेंबर है, तो जब G20 के लीडर्स की समिट होगी तो इसके टर्की के प्रेसिडेंट आएंगे हमारे यहाँ पे, टर्की के प्रेसिडेंट आएंगे हमारे यहाँ पे, तो उस टाइम पे भी देख लीजिएगा, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा इस साल के एंड में जब G20 की लीडर समिट चल रही होगी, इनके प्रेसिडेंट आएंगे कि इंडिया में क्योंकि मीटिंग हो रही है तो इंडिया पूरी कोशिश करेगा कि टर्की को कोई ना कोई पैसे किसी ना कोई मदद जब भी करी जाए, और तब तक मदद करता रहेगा, क्योंकि भारत की पॉलिसी है ना। किसी देखिए इंडिया मदद क्यों कर रहा है बेसिकली, है ना, इंडिया चाहे तो ना भी करे, पाकिस्तान की भी ना करे, क्योंकि इंडिया का एम्बिशन, हमारा एम्बिशन क्या है हमारे देश का, कि हमको ग्लोबल पावर बनना है, सुपर पावर बनना है ना, पूरी दुनिया में सब जैसे यूएसए इस टाइम पे ऐसा कुछ बनना है ना। अब ऐसा आपको बनना है ना, तो आप या तो बुली करके बन सकते हैं, जैसे यूएस करता है, किसी भी कंट्री में हमला करना, कुछ भी करना, ऐसे कर सकता है, या तो ये तरीका है ना। उसके बाद क्या होगा, एक टाइम के बाद आप लोग दोस्त देश जो है आपको पसंद नहीं करेंगे, बस आप इकोनॉमिकली इतने अच्छे हो, पावर है आपके पास, इसलिए आप चल रहे हो, अभी तक यूएस इसी चल रहा है क्योंकि इकोनॉमी अच्छी है। अब कल को इकोनॉमी खराब हो जाए, यूएस को कोई पूछेगा भी नहीं। तो एक तो ये तरीका, देखिए गाइस बीच में वीडियो बंद हो गई थी, इस वजह से जो है ये थोड़ी बीच वीडियो यहाँ पे कट आ गया होगा। तो क्या है कि मैं आपको क्या बता रहा था कि अब इस वीडियो को जल्दी से खत्म कर लेते हैं, लास्ट पॉइंट तो चल ही रहा है, ये मैं आपको समझा देता हूँ, आदत समझा दीजिए, थोड़ा सा और समझा देता हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ आपको मैं कि इंडिया जो है क्यों मदद कर रहा है टर्की की। इंडिया टर्की की मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि देखिए इंडिया को गोल क्या है, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमको एक सुपर पावर बनना है। और देखिए सुपर पावर बनने के दो तीन ही तरीके हैं, एक तो तरीका यूएसए की तरह है, सबको बुली कर लो, एक बार आपके पास पैसा आ गया फिर सबको बुली करो, सबको परेशान करो, अपनी बात मनवाओ, नहीं तो जो आपकी बात नहीं मान रहा उसको परेशान करो। अब जैसे इंडिया है, इंडिया खुद में एक बहुत बड़ी पावर बन गया है और इंडिया की जरूरत भी है रशिया उसको, यूएसए को, क्यों, चाइना की वजह से। तो इस वजह से इंडिया जो है अपनी चला पा रहा है। लेकिन अगर इंडिया की जरूरत ना होती ना यूएसए को, तो इंडिया से भी बहुत सारी चीजों में परेशान कर सकता था। हालांकि जब इंडिया बहुत कमजोर देश था, जरूरत नहीं थी, जब भी इंडिया को कुछ नहीं कर पाया, यूएसए क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया के साथ रशिया बैठा हुआ था, यूएसएसआर बैठा हुआ था। जैसे 1971 की लड़ाई के बारे में बात करते हैं, जब पाकिस्तान के साथ 1971 की लड़ाई हो रही थी 1971 की, तो आपकी जो है यूएसए है और यूके है यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने अपनी भी जो है एयरफोर्स भेज दी थी, एयरफोर्स नहीं नेवी भेज दी थी इंडिया के खिलाफ लड़ने के लिए, पाकिस्तान को जिताने के लिए। लेकिन हमारी मदद के लिए कौन आया, रेस्क्यू के लिए कौन आया, यूएसएसआर आया, उन्होंने अपनी आर्मी भेज दी थी, वहां से अपनी फ्लीट भेज दी थी, इधर से इन्होंने अपनी भेज दी थी। तो यूएसएसआर उस टाइम पे हमारी मदद कर रहा था, और अब हम इतने कैपेबल हो चुके हैं कि अपनी मदद खुद करें। और हमको जब आगे सुपर पावर बनना है तो देखिए एक तरीका तो यूएस वाला हो गया, दूसरा तरीका क्या है, एक यूएस चाइना वाला हो गया। चाइना भी सबको बुली कर रहा है, पैसे हैं उनके पास, पैसे आ गए तो सबको वो भी परेशान कर रहा है, बुली कर रहा है, बुली मतलब परेशान करना किसी को, है ना। अब इंडिया क्या कर सकते, इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया अपना गुडविल फैला रहा है, गुडविल फैला के भी आप वर्ल्ड पावर बन सकते हो, सबकी मदद करो, है ना, जैसे भी मदद कर सकते हो, जितनी आप कर सकते हो उतनी तो करो ही। जैसे अभी गेहूं की कमी पड़ रही थी सब में, तो इंडिया ने टर्की को भी दिया था, हालांकि टर्की ने रिजेक्ट कर दिया, क्या अच्छे गेहूं नहीं है। फिर उसके बाद इजिप्ट ने भी वहीं के वहीं खरीद लिया। आप समझिए जब टर्की और इजिप्ट साइड साइड में ही है, तो मतलब थोड़ी सी दूर है, जिनका शिप जाने का जो रूट है ना वो एक ही है, सब स्यूज कैनाल से जाते हैं। स्यूज कैनाल है टर्की में, तो उसमें इजिप्ट में तो है स्यूज कैनाल से निकल के आप टर्की जाओगे। तो जब टर्की ने वापस भेज दिया कि हमको पसंद नहीं आया, इसलिए अच्छा नहीं है गेहूं, इसमें कीड़े लगे हुए हैं, जब वो वापस आ रहा था तो इजिप्ट ने उस शिप को रोका, चेक किया कि हमारे लिए तो फर्स्ट क्लास है, टर्की ने उसको वहीं, इजिप्ट ने आपको वहीं का वहीं खरीद लिया। इसीलिए तो इजिप्ट और इंडिया के रिश्ते इतने अच्छे हो रहे हैं। इजिप्ट के प्रेसिडेंट सीसी जो है, उनका नाम है सीसी, पूरा नाम उनका है थोड़ा लंबा सा नाम है, सीसी से याद रखिए। जो सीसी है वहां के प्रेसिडेंट है, तो वो अभी रिपब्लिक डे की परेड में इंडिया में आए थे, और बहुत सारी डील, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की डील और भी बहुत सारी डील इंडिया के साथ साइन की थी। तो इंडिया के इजिप्ट के साथ अच्छे रिलेशन हो रहे हैं, तो टर्की के साथ हमारे रिलेशन भले अच्छे नहीं है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है, हमको अगर अपना गुडविल फैलाना है, भले ही टर्की कुछ साल बाद जब ठीक हो जाए तो उल्टा सीधा करे हमारे साथ, लेकिन हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। तो इंडिया इसीलिए उनकी मदद कर रहा है, ठीक है। तो ये जो न्यूज थी ये भी मैंने आपको बता दी कि नहीं, पाकिस्तान ने ब्लॉक जो है नहीं कर रखा, जो एयर स्पेस है, हमारी एयरफोर्स ही वहां से नहीं जा रही, क्योंकि हमारी पॉलिसी एयरफोर्स ने बना ली है कि हमको पाकिस्तान के ऊपर से उड़ना ही नहीं है, जो हो जाए तो, ठीक है। इस वजह से हम जो है इसके ऊपर से नहीं जा रहे, पाकिस्तान के एयर स्पेस से साइड से निकल के जा रहे, ठीक है। तो फिर फ्रेंड्स एक बार बोर्ड देख लीजिए, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही रखते हैं, एक बार बोर्ड देख लीजिए पूरा। तो आशा करता हूं आपकी सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, और जो आपकी पॉइंट समझ नहीं आया मुझे बता दीजिए, या तो फिर आप पूछ सकते हैं जो आपका टेलीग्राम का चैनल, हमारा टेलीग्राम का चैनल है, हमारा इंस्टाग्राम पे भी पेज है, हमारा फेसबुक पे भी पेज है। सबके लिंक आपको कहां मिलेंगे, हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन आएगा, वहां पे मिलेंगे। हम आप जाके क्या करिए, वहां पे जो आपकी समझ में नहीं आया, इनमें से टॉपिक या पुरानी कोई वीडियो में से टॉपिक, चाहे जो और सब्जेक्ट चल रहा है, मैथ, रीजनिंग, या किसी में से भी कुछ नहीं समझ आ रहा, या जो मैंने आपको बताया वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की मेरी प्ले लिस्ट है, इसमें मैंने 3-4 टॉपिक बता दिए, जो आप वहां जाकर देख सकते हो, है ना। वो आपको उसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा, वो भी आप पूछ सकते हो, कुछ भी आप पूछ सकते हो, जो भी आपकी समझ में नहीं आ रहा, बताने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं, सब टीचर जो भी हैं हमारे, हम उसी लिए खड़े हैं ताकि आपको समझा सके, ठीक है। और
ये तो हम आपकी मदद कर रहे हैं ना, और अच्छी बात है, हमको लगता है अच्छा पढ़ाना, इसलिए हम आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। आप भी हमारी थोड़ी सी मदद करिए ताकि हमारा चैनल और ज्यादा बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े और हमारा चैनल बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। जितने ज्यादा लोग, चैनल बढ़ने का मतलब क्या है यूट्यूब पे, यही मतलब है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जितने ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे हमको भी इतना मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा मेहनत से हम लोग पढ़ाएंगे, है ना। तो इसलिए हमारी मदद करिए। जो आपको नीचे आपका ये दिख रहा होगा सब्सक्रिप्शन का बटन दिख रहा होगा, पहले तो लाल कलर का आता था, अब तो ये भी ब्लैक कलर का बना दिया है वो आपके यूट्यूब ने। इसको दबाइए, इसको दबा के और हमको सपोर्ट करिए ज्यादा ज्यादा, ठीक है। और हमारी जो वीडियोस है उनको लाइक करिए, शेयर करिए और हमको ऐसे करके सपोर्ट करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे सुबह जो आपकी 9 फरवरी की करंट अपडेट्स की वीडियो होगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।